ये कुत्तिया यहां मर्दों के इतने घ्रूरी काम में दखलंदाई क्यों कर रही है? एक चीखती चिल्लाती आवा ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की शांत पहाड़ियों को एक ही पल में चीर कर रख दिया। पसीने और धूल मिट्टी से लथपथ हांफते हुए जवानों की नहरें एक साथ एक ही जगह पर टिक गईं। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा गया कि डरे हुए पक्षी भी फुर्र से उड़ गए। उस गाली के अंत में एक महिला खड़ी थी, औज के बस्ते की पट्टी से रग खाकर लाल हो चुके कंधे, कीच के छींटों से सने होने की वजह से जिसका असली रंग पहचानना भी मुश्किल था, ऐसी वर्दी और पसीने से भीगकर चेहरे पर चिपके हुए बाल। कोई भी उसे देखकर यही कहता कि वह किसी छोटी रैंक की अफसर है जो हर तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए मार्च कर रही है। लेकिन धूल से सने चेहरे के बीच चमकती उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह ठंडी और तो शांत थीं। वह भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर थीं। भारतीय सेना के इतिहास में सबसे कम उम्र की कोर कमांडर और महान 707 पैरा स्पेशल फोर्से पारा एसएफ की एक पूर्व अधिकारी। लेकिन इस समय उनके कंधों पर चमकते 3 सितारों की जगह जवानों के बराबर वर्ण का धूल से सना एक बस्ता था। अभी आपने क्या कहा? आन्या की आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी गूंज पहाड़ से उतरती बर्फीली हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। उनके शब्दों में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उनमें छिपी तात ने आसपास की हवा को भारी कर दिया था। लेकिन उनके सामने खड़ा आदमी उस माहौल को समझ नहीं पाया। वह बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राणा था, जिसकी वर्दी एकदम कक इस्त्री की हुई थी और हाथ में चमकती हुई छई थी। वह अभी एक औजी जीप से उतरा था। उसके जूतों पर धूल का एक कण तक नहीं था और वह घमंड से एक पैर पर वन देकर खगधा। मैंने क्या कहा? इस नासमझ औरत के कान भी खराब हो गए हैं क्या? रेजिमेंट के कमांडर साहब ऑपरेशन रूम से सब कुछ देख रहे हैं। हमारी बटालियन को हर हाल में पहले नंबर पर आना है और तुम यहां मार्च को धीमा करके आराम करने की बात कर रही हो। विक्रम राणा ने अपनी छजी से आन्या के सीने पर हल्के से धक्का दिया। यह साफ तौर पर अनुशासनहीनता और यौन उत्पीड़न था। आसपास खजे जवान यह देखकर हैरान रह गए और उनकी सांसें अटक गईं। वे नहीं जानते थे कि आन्या कौन है, लेकिन वे यह जरूर जानते थे कि वह उनकी साथी है, जिसने पिछले 2 दिनों से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर तब तक मार्च किया जब तक कि उनके पैरों में छाले न पड़ गए। समय थोड़ा पीछे जाता है। उस वक्त जब मार्च शुरू हुआ था, आन्या सिंह राठौर ने सिर्फ 2 दिन पहले ही नई कोर कमांडर का पद संभाला था। पदभार ग्रहण समारोह के मंच से उन्होंने जो देखा वह था जवानों की बेजान आंखें। वे मशीनों की तरह हिलडुल रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा जैसे मर चुकी थी। उन्होंने अपने शानदार दफ्तर की कुर्सी पर बैठने के बजाय एक 100 किलोमीटर के पहाड़ी मार्च का शेड्यूल उठाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह जवानों के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। उनके ईडीसी एडीसी ने घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश की। मैम, आपको पद संभाले हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और पिथौरागढ़ का यह पहाड़ी रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। आप अपनी गाड़ी से चक्कर लगाकर भी निगरानी कर सकती हैं। मेरी जगह चमड़े की कुर्सी पर नहीं, उस धूल भरी जमीन पर है जहां मेरे जवान चलते हैं। रैंक के बैज उतार दो और तैयारी करो, यह मेरा हुक्म है। इस तरह यह मार्च शुरू हुआ था। आन्या ने अपनी पहचान छिपाकर एक सामान्य अधिकारी के तौर पर टुकी में शामिल होने का फैसला किया। पैरा एसएफ के दिनों में नर्क जैसी ट्रेनिंग से उनका शरीर मोमबूत हो चुका था, लेकिन 40 की उम्र के गरीब जवानों की तरह 25 किलो का पूरा सामान लादकर ऊब खाब पहाड़ी रास्तों पर चलना कोई आसान काम नहीं था। उनके पैरों में बार बार छाले पड़ रहे थे और फूट रहे थे। वह बिना पानी के 2 दर्द निवारक गोलियां निगलकर चलती रहीं, लेकिन उन्हें शारीरिक थकान से ज्यादा तकलीफ किसी और चीज से हो रही थी। वह थी उनके साथ चल रहे युवा जवानों की कराहें। बिना ठीक से आराम किए, यहां तक कि खाने का समय बचाकर भी जवानों को चलने पर मजबूर किया जा रहा था। उनके जूते फटे हुए थे और उनके बस्ते टूटने की कगार पर थे, लेकिन कोई भी कमांडिंग अफसर वहां मौजूद नहीं था। वायरलेस पर सिर ते चलने के हुक्म ही सुनाई दे रहे थे। और फिर 80 किलोमीटर की दूरी पर एक सिपाही थकान से गिरने ही वाला था। आन्या दौड़कर उसके पास गईं, उसका बस्ता उठा लिया और उसे थोड़ी देर सांस लेने को कहा। ठीक उसी समय धूल उघाती हुई विक्रम राणा की जीप वहां आ धमकी। तुम औरन अपना बस्ता पहनो, किसकी इजाजत से आराम कर रहे हो? उठो, सब उठो और दौड़ लगाओ।
विक्रम राणा ने गिरे हुए जवान के कंधे पर अपने जूते से ठोकर मारी। थकान से जवान के होंठ सचेद पड़ गए थे और उसका शरीर कांप रहा था। यह देखकर आन्या की भौहें तन गईं। वह जवान के सामने आकर खची हो गईं। इस जवान की हालत ठीक नहीं है। अगर औरन इसका इलाज नहीं किया गया तो यह दर्दनाक हो सकता है। नियमों के मुताबिक 10 मिनट का आराम मिलना ही चाहिए। जब आन्या ने नियमों का हवाला दिया तो विक्रम राणा का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। प्रमोशन के नशे में चूर और रेजिमेंट कमांडर को खुश करने की धुन में उसके लिए नियमों का कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपने रास्ते में आने वाली यह धूल मिट्टी से सनी महिला अक्सर बुरी लग रही थी। नियम, तुम किस यूनिट से हो? कहां से आई हो जो एक बटालियन कमांडर के सामने नियम कानून की बात कर रही हो? मैं जो कहूंगा वही होगा, समझी? विक्रम राणा की चीख पर आन्या ने अपना हेलमेट ठीक किया। उन्होंने ठुड्डी पर बंधी पट्टी के नीचे से बह रहे पसीने को भी नहीं पोंछा और सीधे विक्रम राणा की आंखों में देखा। एक कमांडर का सबसे भार अपने जवानों की सुरक्षा है। पहले नंबर पर आने के लिए अपने जवानों को मौत के मुंह में धकेलना किसी कमांडर का काम नहीं है। पागल हो गई है क्या? तेरा नाम क्या है? अपना रैंक और नाम बता। विक्रम राणा गुस्से से कांपते हुए आन्या का कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी पल आन्या का हाथ बिजली की तेजी से घूमा और उसने विक्रम राणा की कलाई पकड़ ली। यह पैरा एसएफ के दिनों में अनगिनत असली मिशनों और ट्रेनिंग से हासिल की गई फुर्ती थी। विक्रम राणा दर्द से चीख पा और अपनी कलाई पककर पीछे हट गया। उसे इतनी मुंहबूत पक और ऐसे तेवर की उम्मीद नहीं थी। उस धूल मिट्टी से सनी महिला की आंखों में एक पल के लिए जानलेवा चमक कौंध गई। यह किसी जूनियर का विद्रोह नहीं था। यह एक ऐसी लाट को मिलाकी डोल कर गई खतरनाक चमक थी जो सिर मौत को कई बार रीब से देख चुके इंसान में ही हो सकती है। हाथ चलाने की आदत अच्छी नहीं है। वर्दी पहनने वालों को शर्म आनी चाहिए। तुम एक सीनियर अफसर पर हाथ उठा रही हो। मैं तुम्हें कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। मिलिट्री पुलिस को बुलाओ और इसे यहां से ले जाओ। विक्रम राणा गुस्से से चिल्लाया, लेकिन आसपास के जवानों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद की चमक थी। यह उस गुमनाम महिला अफसर के शक्तिशाली आभा मंडल की वजह से था जिसने पिछले 2 दिनों से चुपचाप उनका ख्याल रखा था और उनका भारी बोझ बांटा था। विक्रम राणा को अपना अधिकार तम होता हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर सबसे घटिया तरीके से उस पर हमला करने का फैसला किया और वही शब्द कहे जो कहानी की शुरुआत में कहे गए थे। ये कुतिया यहां मर्दों के इतने घ्रूरी काम में दखलंदाजी क्यों कर रही है? घर जाकर चूल्हा चौका संभालना चाहिए था। औज में आकर मनहूसियत फैला रही है। वापस वर्तमान में वह अपमानजनक टिप्पणी पहाड़ियों में गूंज रही थी। आन्या ने विक्रम राणा की कलाई को झटके से छू दिया और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना हाथ अपनी वर्दी की ऊपरी जेब की तरफ बढ़ाया। जवानों ने सांस रोककर उसकी उंगलियों को देखा। मनहूस कहा। आन्या के होंठों पर एक फीकी मुस्कान आई। हाँ, तुम्हारी बात सही है। आज का दिन सच में बहुत खराब है, खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी नगर में आ गए। क्या बक रही है, पागल औरत? आन्या ने अपनी जेब से वह चीज निकाली जिसे उन्होंने धूल से बचाने के लिए एक प्लास्टिक में लपेटकर रखा था। वह एक मैरून रंग की बैरेट थी और उस बैरेट के बीच में पैरा स्पेशल फोर्स से पैरा एसएफ का प्रतीक चिन्ह सा चमक रहा था। उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और बैरेट पहन ली। फिर उन्होंने अपनी वर्दी की जेब के अंदर से एक और छी निकाली और उसे अपनी धूल भरी वर्दी के कंधे पर लगे स्ट्रैप में लगाना शुरू कर दिया। सूरज की किरणें पेहों के पत्तों से छनकर उनके कंधे पर पड़ रही थीं। चांदी की तरह चमकने वाली वह ची एक नहीं थी, 2 भी नहीं थी, 3। अशोक स्तंभ के नीचे चमकते 3 सितारे। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक बैज पिथौरागढ़ के सूरज के नीचे नीली रोशनी बिखेर रहा था। तुम्हारी आंखों को क्या यह घर पर चूल्हा चौका संभालने वाली औरत दिखती है? आन्या की आवाज बिजली की तरह कक्की। लेफ्टिनेंट जनरल। विक्रम राणा की आंखें फटने को हो गईं। उसका मुंह किसी मछली की तरह खुलने और बंद होने लगा, जैसे उसके पैरों में जान ही न बची हो। उसके घुटने कांपने लगे। आसपास जवान भी हैरान होकर अपना मुंह बंद करना भूल गए। ये दीदी नहीं, ये मैम।
हमारी कोर कमांडर थी। आन्या धीरे धीरे विक्रम राणा की तरफ आई। जैसे जैसे वह एकदम आगे बढ़ती, विक्रम राणा एकदम पीछे हटता। मैं हूं लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर। तो लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राणा, तुम्हारा वह हरूरी काम सिर अपने जवानों को निचोकर अपना प्रमोशन करवाना था। कोर कमांडर मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। झुको। अब और कोई साई सुनने की जरूरत नहीं थी। मेरे जवानों के सामने औरन झुको। जंगल की हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। एक शानदार पलटवार की शुरुआत हो रही थी। धाड़, एक भारी बोरे के मीन पर गिरने जैसी आवाज। ये आवाज कुछ देर पहले तक अकड़कर अपनी छजी घुमा रहे लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राणा के घुटनों के धूल भरी मीन पर टिकने की थी। वह ऐसे कांप रहा था जैसे किसी अनदेखे विशाल हाथ ने उसे नीचे दबा दिया हो। उसकी नहर आन्या सिंह राठौर के कंधे पर धूल भरी वर्दी पर लगे चांदी के रैंक बैज पर टिकी हुई थी 3 सितारे। वह सिर धातु का एक टुकड़ा नहीं था। एक सैनिक के लिए वह एक पूरा ब्रह्मांड था, एक ऐसा आकाश जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। विक्रम राणा के होंठ कांप रहे थे और उनका रंग तेजी से उड़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह गीत है या सपना। उसकी आंखों की पुतलियां भूकंप की तरह कांप रही थीं। कोर कमांडर मैम, आप यहां क्या कर रही हैं? विक्रम राणा ने दबी हुई आवाज में जो कहा वह बहाना भी नहीं बन सका। उसका दिमाग राख की तरह झाली हो चुका था। उसने क्या कहा था, किसको गालियां दी थीं और किसके साथ बदतमीजी की थी, यह सब देर से उसके दिमाग में कौंधा। उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की धार बह निकली। आन्या ने उसे नीचे देखते हुए अपनी ठंडी निगाहें नहीं हटाईं। वह धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे विक्रम राणा के सामने चली। उनके जूतों की धूल भरी मीन पर चलने की आवाज विक्रम राणा के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। तुम्हारी आंखों को ऐसा लगता है कि मुझे यहां नहीं होना चाहिए। आन्या की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उस धीमी और मजबूत आवाज ने आसपास की हवा को जमा दिया था। विक्रम राणा ने ओर से अपना सिर हिलाते हुए मीन पर माथा टेक दिया। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सपने में भी नहीं पता था कि आप कोर कमांडर हैं। मैं तो बस मार्च की टुकी पिच रही थी, इसीलिए उन्हें प्रोत्साहित करने। प्रोत्साहित? आन्या ने हौंसते हुए कहा। उन्होंने अपना सिर घुमाकर उस जवान को देखा जिसे कुछ देर पहले विक्रम राणा जूते से मारने वाला था। थकान से गिरा हुआ वह सिपाही अपने साथियों के सहारे बमुश्किल खड़ा हो पाया था। उस जवान की आंखों में भी अविश्वास, डर और उम्मीद की एक किरण जुली थी। आन्या ने फिर से विक्रम राणा पर अपनी नहरें घा दी। एक गिरते हुए जवान को जूते से मारना और गालियां देना क्या तुम्हारी यूनिट में प्रोत्साहित करने का तरीका है? तुमने अभी मेरे जवान के साथ एक जानवर जैसा बर्ताव किया और तुमने मुझे ऐसी गालियां दी जिन्हें मैं दोहरा भी नहीं सकती। मुझे माफ कर दीजिए मैम, बस एक बार माफ कर दीजिए। रेजिमेंट कमांडर साहब इस अभ्यास के नतीजों पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी कर गया। विक्रम राणा आखिर तक अपनी हिलती का दोष अपने सीनियर अफसर पर डालने की कोशिश कर रहा था। इस कायरता भरे रवैये ने आन्या के गुस्से को और भड़का दिया। पैरा एसएफ के दिनों में वह ऐसे कमांडरों से सबसे ज्यादा नफरत करती थीं जो अपने जवानों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे। चुप रहो, आन्या की डांट से विक्रम राणा की सांस अटक गई। बहाने मत बनाओ, रेजिमेंट कमांडर ने कहा था। क्या रेजिमेंट कमांडर ने तुम्हें जवानों को ठोकर मारने के लिए कहा था? क्या रेजिमेंट कमांडर ने एक महिला अफसर से बदतमीजी करने का हुक्म दिया था? यह सब तुम्हारे घटिया दिमाग की उपज है। एक कमांडर को अपने जवानों के लिए छांव बननी चाहिए, उनकी तरफ आने वाले तीरों के लिए ढाल बननी चाहिए। लेकिन तुमने तो अपने जवानों की पीठ पर कोगे बरसाने वाले जल्लाद का काम किया। आन्या ने कमर पर हाथ रखकर आसपास खड़े जवानों की तरफ देखा। सैकड़ों आंखें उन्हें देख रही थीं। सब ध्यान से सुनो, उनकी आवाज और शोर से गूंजी। मैं आज से इस ऑपरेशन क्षेत्र की कमान सीधे अपने हाथ में लेती हूं और इसी पल से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राणा को बटालियन कमांडर के पद से हटाती हूं। विक्रम राणा की आंखें हैरानी से फटने को हो गईं। पद से हटाया जाना, यह एक सैनिक के लिए मौत की सा जैसा था। कोर कमांडर मैम, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए, मेरी 20 साल की औजी नौकरी। विक्रम राणा रोते गिगगिगाते हुए आन्या की पैंट पकने की कोशिश करने लगा, लेकिन आन्या ने उसके हाथ को बेरुखी से झटक दिया। तुम्हें अपनी 20 साल की नौकरी की इक्र है। ये जवान किसी के लाडले बेटे हैं।
किसी के भाई हैं। ये तुम्हारे प्रमोशन की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुर नहीं हैं। आन्या ने अपने बप्ते उत्से को दबाते हुए विक्रम राणा को नीचे देखा। मन तो कर रहा था कि उसे इसी वक्त मिलिट्री कानून के हवाले कर दे, लेकिन जवान देख रहे थे। उन्होंने एक कमांडर के तौर पर अपनी गरिमा बनाए रखते हुए उसे सबसे बही सा देने का फैसला किया। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राणा, तुम जिस मानसिक शक्ति की बात कर रहे थे, उसे दिखाओ तो। आन्या ने अपनी उंगली से मीन की तरफ इशारा किया। सिर के बल खजे हो जाओ। एक लेफ्टिनेंट कर्नल का जवानों के सामने सिर के बल खजे होकर सजा पाना, यह सेना जैसे रैंक आधारित समाज में दिया जा सकने वाला सबसे बड़ा अपमान था, और यह उस हिंसा का बदला था जो उसने जवानों पर की थी। विक्रम राणा हिचकिचाया। सैकड़ों जवानों के सामने सिर के बल खड़े होने का मतलब सामाजिक मौत के बराबर था। सुनाई नहीं दिया? मेरा हुक्म मां लग रहा है। आन्या की आंखों से चिंगारी निकल रही थी। विक्रम राणा को अपनी सहज प्रवृत्ति से समझ आ गया कि अगर उसने यहां मना किया तो सच में कुछ ऐसा होगा जिसे वह कभी सुधार नहीं पाएगा। वह कायरता से आंसू बहाते हुए धीरे धीरे झुका। उसने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखे और अपना सिर ऊब खाब धूल भरी मीन पर टिका दिया। ऊब एक लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के साथ सिर के बल खड़े होकर कराहते हुए बटालियन कमांडर का नारा। उस दृश्य को देख रहे जवानों के बीच से एक दबी हुई प्रशंसा की आवाज निकली। यह एक संतुष्टि का एहसास था। यह एक ऐसा कैथारसिस था जैसे उनके ऊपर अब तक हुए जुल्म एक ही पल में धुल गए हों। आन्या सिर के बल खजे विक्रम राणा को छोकर उस सिपाही के पास गईं जो कुछ देर पहले गिरा था। उन्होंने घुटने टेककर उस जवान की आंखों में देखा। जवान घबराहट में क्या करे यह समझ नहीं पा रहा था और सलामी देने की कोशिश करने लगा। जय जय हिंद कोर कमांडर मैम, मुझे पता नहीं था। आन्या ने नरमी से उसका हाथ नीचे कर दिया। कुछ देर पहले विक्रम राणा के सामने उनका जो बर्फीला रूप था वह अब कहीं नहीं था। सलामी की जरूरत नहीं है, बहुत तकलीफ हुई है ना? मुझे मां करना। एक कमांडर के नाकारा होने की वजह से तुम लोगों को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। एक कोर कमांडर ने एक आम सिपाही से सिर झुकाकर माही मांगी। यह देखकर जवान की आंखें नम हो गईं। नहीं मैम, हम ठीक हैं। ठीक कैसे हो? तुम्हारे होंठ पूरी तरह फट चुके हैं। आन्या ने अपने बस्ते की साइड की जेब से इमरजेंसी पानी की बोतल निकाली और जवान को दी। फिर उन्होंने मेडिकल टीम को बुलाया। मेडिकल अफसर, इस जवान की जांच करो और एम्बुलेंस बुलाकर इसे बेस हॉस्पिटल भेजो, और बाई सभी जवानों के पैरों की हालत भी देखो। 10 मिनट नहीं 30 मिनट का ब्रेक है। अपने मोजे उतारो और पैरों को सुखाओ। थैंक यू कोर कमांडर मैम। जवानों की जय जयकार से पहाड़ गूंज उठा। यह कोई थोपी हुई वादारी नहीं थी, बल्कि दिल की गहराइयों से निकला सम्मान का उद्घोष था। उसी वक्त विक्रम राणा की जीप की पैसेंजर सीट पर रखा वायरलेस और होर से बजने लगा। चरर, हिमालय का शेर जवाब दो। हिमालय का शेर जवाब दो। टाइगर जवाब दो। टाइगर, तुम रुके क्यों हो? जीपीएस पर कोई हलचल नहीं दिख रही। ऑरन रिपोर्ट करो। एक चिची आवाज। यह रेजिमेंट कमांडर कर्नल अजय वर्मा की आवाज थी। हिमालय का शेर उसका वुड का रखा हुआ कॉल साइन था। सिर के बल खा विक्रम राणा कांप गया। आन्या ने विक्रम राणा को एक नहर देखा और तेही से जीप की तरफ बही। उन्होंने बिना किसी झिझक के वायरलेस उठाया। हिमालय का शेर, सुन रहा हूं। वायरलेस के दूसरी तरह अजय वर्मा को यह महसूस नहीं हुआ कि आवाज बदल गई है और वह चिल्लाने लगा। ए विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले नंबर पर आने को कहा था और तुम वहां सो रहे हो। तुम्हारा प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? वॉरन लकों को दौड़ाकर ऊपर आओ। आन्या के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। ये सब एक जैसे थे। जवानों को सिर इस्तेमाल की चीख समझते थे और अपनी तरबी के लिए अंधे हो चुके थे। कर्नल अजय वर्मा, अपने जवानों को दोहाने में बहामा आता है क्या? आन्या की रूखी और व्यंग्यात्मक आवाज सुनकर वायरलेस के दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। क्या? कौन हो तुम? किसकी हिम्मत हुई रेजिमेंट कमांडर के वायरलेस पर? आन्या ने एक गहरी सांस ली और छोई। मैं वही नई कोर कमांडर आन्या सिंह राठौर हूं जिसे उश करने के लिए तुम इतने बेताब थे। जी। वायरलेस के दूसरी तरफ से कुछ गिरने की आवाज आई। शायद उसने अपना पेन या कोई और चीज गिरा दी थी। कोर कमांडर मैम, नहीं। यह क्या? आप वहां क्यों हैं? अजय वर्मा की घबराई हुई आवाज सा सुनाई दे रही थी। अभी मेरी आवाज जरूरी नहीं है कर्नल अजय वर्मा। तुमने ट्रेनिंग का मकसद पूरी तरह से खो दिया है।
एक बेवकूफ़ी भरी योजना बनाकर तुमने जवानों को मौत के मुंह में धकेल दिया और अपने जूनियर कमांडर पर नाजायज दबाव बनाया। नहीं मैम, मैं तो बस एक मजबूत सेना बनाने के लिए। मजबूत सेना? जवानों के पैरों की खाल उधेकर और उन्हें बेहोश करके मजबूत सेना बनती है? अगर तुम्हारे लिए मजबूती का यही मतलब है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। पैरा एसएफ में मैंने मजबूत बनना कैसे सीखा था। आन्या की आवाज धीमी होती जा रही थी, लेकिन उसका वो वायरलेस के गृह रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर तक पहुंच रहा था। अभी के अभी परेड ग्राउंड में मेरे लिए इंतजार करो। मेरे पहुंचने तक अगर एक दम भी हिले तो वही जगह तुम्हारी ब्र होगी। ओवर एंड आउट। चू। आन्या ने वायरलेस को ओर से नीचे रख दिया। वह फिर से जवानों की तर लौटी। अब जवान उन्हें बेहद सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। उन्होंने विक्रम राणा के पास जाकर अपने जूते के अगले हिस्से से मीन पर ठोकर मारी। उठो। विक्रम राणा लखाते हुए उठा। उसका माथा धूल और पसीने से सना हुआ था और आंसू नाक से उसका चेहरा बिग्गा हुआ था। तुम यहीं इंतजार करो जब तक मिलिट्री पुलिस नहीं आ जाती। जब तक मेरा ऐसला नहीं आ जाता तब तक यहीं चुपचाप रहो। आन्या ने फिर से अपना बस्ता उठाया। उनका एडीसी घबराकर उनकी तरफ दौड़ने वाला था, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं आगिर तक जाऊंगी। आसपास के स्टाफ और जवान फुसफुसाने लगे। कोर कमांडर मैम, अब आप गाही से चल सकती हैं, हम आपको ले चलेंगे। लेकिन आन्या ने सिर हिला दिया। नहीं, यह मैंने शुरू किया है, और जब मेरे जवान पैदल चल रहे हैं तो मैं गाही में नहीं बैठ सकती। बचे हुए 20 किलोमीटर मैं उनके साथ पूरा करूंगी। उन्होंने फिर से अपने बस्ते की पट्टियां कस लीं। यह देखकर जवानों के दिलों में एक गर्मजोशी सी भर गई। बिना किसी के कहे जवान एक एक करके उठने लगे और अपने बस्ते पहनने लगे। हम कर सकते हैं, कोर कमांडर मैम के साथ हम जा सकते हैं। थके हारे जवानों की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। यह अब कोई बर्दस्ती का मार्च नहीं था। यह एक ऐसे लीडर के साथ एक असली ट्रेनिंग की शुरुआत थी जिसका वे सम्मान करते थे। ठीक है, चलो। हम पैरा एसएफ नहीं हैं, लेकिन हम भारतीय सेना का गौरव हैं। हम गर्व से लेकिन सुरक्षित तरीके से इसे पूरा करेंगे, समझे? यस मैम, हम समझे। जवानों का जय घोष पहले से कहीं ज्यादा ओरदार तरीके से पिथौरागढ़ की वादियों में गूंज उठा। आन्या सबसे आगे चल रही थीं और उनके पीछे सैकड़ों जवान थे। मार्च की तार के पीछे अकेले छूट गए लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राणा धूल में सने हुए असहाय होकर उनकी पीठ को देखते रहे। उनकी महत्वाकांक्षाओं के मलबे पर सिर शर्मिंदगी भरा पछतावा बचा था। मार्च फिर से शुरू हो गया था, लेकिन माहौल 180 डिग्री बदल चुका था। जवान एक दूसरे को सहारा देते हुए खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे। आन्या को भी अपने पैरों के छालों से रिश्ते ऊन का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने गाहिर नहीं होने दिया। बल्कि जब भी कोई जवान थका हुआ दिखता तो वह मंगा करके माहौल को हल्का कर देती। थक गए? हमारे माने में तो हम ऐसी ढलान को सपाट मीन मानकर दोहा करते थे। रहने दीजिए मैम, यह ढलान तो 40 डिग्री से ज्यादा लग रही है। अरे वाह, देखो तो इसे। मेरी जांघें देखो। यह सारी तात उत्तराखंड की पहाड़ियों में बनी है। जवान जोर जवानों से हंस पिए। कोर कमांडर और जवानों के बीच की दीवार टूट रही थी। वे पसीने की गंध साझा करते हुए एक हो रहे थे। सूरज ढल रहा था। लाल रंग की शाम पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रही थी। दूर से बेस का मेन गेट दिखने लगा और वहां पीले फे चेहरे के साथ बेचैनी से इंतजार कर रहा था रेजिमेंट कमांडर कर्नल अजय वर्मा। उसने दूरबीन से पास आती हुई मार्च की टुकी को देखा और सूखी थूक निगली। टुकी के सबसे आगे धूल से सनी हुई लेकिन मजबूती से चलती हुई वह महिला अफसर वही थी जिसके बारे में उसने सिर कहानियां सुनी थीं। सबसे कम उम्र की कोर कमांडर आन्या सिंह राठौर, जो अपनी साथी के लिए जानी जाती थीं। अजय वर्मा ने अनजाने में अपनी गर्दन को छुआ। उसे एहसास हो गया था कि आज रात सितारों के गिरने की आवाज़ बहुत तेज होगी। आन्या बेस के मेन गेट के पास आकर कुछ देर के लिए रुकीं और पीछे चल रहे जवानों की तरफ मुड़कर उन्होंने आवाज़ लगाई। सामने बेस का मेन गेट है। हम हारे हुए सिपाही नहीं हैं। हम विजेता सेनापतियों की तरह शान से अंदर जाएंगे। कंधे सीधे करो और राष्ट्रगान गाओ। राष्ट्रगान शुरू करो। 1 2 3 4 दम दम बहाए जा, उसी के गीत गाए जा। सैकड़ों आवाज़ें मिलकर एक विशाल लहर की तरह आगे बहीं। उस शानदार आवाज़ से मेन गेट पर तैनात संतरी भी रोंगटे खड़े होकर सावधान की मुद्रा में आ गए। आन्या सबसे आगे सबसे ओर से गा रही थीं।
उनकी निगाहें सीधे मेन गेट पर खड़े अजय वर्मा पर टिकी थीं। उनकी आंखें कह रही थीं, अब मेरी बारी है। उपन्यास अभी बस अपनी शुरुआत में था। असली जंग तो बेस के अंदर इंतहार कर रही थी। साए गले रिवाजों और नाकारा कमांडरों को जब से उखां फेंकने के लिए आन्या सिंह राठौर की तलवार चमकने लगी थी। बेस के मेन गेट पर लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी धुंधले परेड ग्राउंड को रोशन कर रही थी। धूल मिट्टी से सने सैकड़ों जवान एक कतार में अंदर आ रहे थे। उनका नारा हारे हुए सैनिकों जैसा नहीं, बल्कि एक घमासान युद्ध जीतकर लौटे विजेताओं जैसा था। उनकी भारी सांसों और दमों की आवाज डामर की सड़क पर गूंज रही थी। उस कतार के सबसे आगे पैरा एसएफ की पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर खड़ी थीं। उनकी निगाहें रात की हवा से भी ज्यादा ठंडी थीं। गेट के सामने रेजिमेंट कमांडर कर्नल अजय वर्मा पत्थर की तरह जमे हुए खड़े थे। उन्होंने एक घूंट थूक निगली। आन्या के कंधे पर चमकते 3 सितारे धूल के बीच भी अजीब तरह से सार चमक रहे थे। जय हिंद मैम, मैं रेजिमेंट कमांडर कर्नल अजय वर्मा हूं। अजय वर्मा ने जल्दी से सलामी दी। उनकी आवाज इतनी कांप रही थी कि लगभग फट गई थी, लेकिन आन्या ने उन्हें ऐसे निगरंदा कर दिया जैसे वह वहां हो ही नहीं। वह बिना सलामी लिए अजय वर्मा के पास से गुर गईं। मार्च करने वाले सभी जवान परेड ग्राउंड में इकट्ठा हों। आन्या के धीमे हुक्म पर स्टार के लोग तुरंत हरकत में आ गए। अजय वर्मा हवा में उठे अपने हाथ को नीचे भी नहीं कर पाए और अजीब तरह से खजे रहे। उनकी पीठ पर ठंडे पसीने की धार बह रही थी। नहरंदा किए जाने के अपमान से यादा आने वाले तूफान का औ उन पर हावी था। जवान परेड ग्राउंड में लाइन में खड़े हो गए। आन्या मंच पर नहीं छी, इसके बजाय वह जवानों की पहली तार के सामने उनकी आंखों के स्तर पर खड़ी हुई। सबने बहुत मेहनत की। तुमने जो जज्बा दिखाया वह मैंने अपनी पूरी औजी जिंदगी में किसी भी यूनिट से बेहतर देखा है। जवानों की आंखें चमक उठीं। लेकिन आज की इस शान के पीछे एक शर्मनाक दाग भी लगा है, और जब तक मैं उस दाग को मिटा नहीं देती, मैं अपनी वर्दी नहीं उतारूंगी। सभी जवान बैरकों में वापस जाकर नहाएं और आराम करें। खाने में स्पेशल डिश तैयार करवाई गई है, पेट भरकर खाना। डिसमिस। जय हिंद। थैंक यू मैम। जवान उसी से चिल्लाते हुए बिखर गए। परेड ग्राउंड में अब सिर आन्या सिंह राठौर, उनके स्टार और अकेले छूट गए कर्नल अजय वर्मा और रेजिमेंट के स्टार ही बचे थे। आन्या ने धीरे धीरे अजय वर्मा की तरफ मुंह फेरा। कर्नल अजय वर्मा। जी मैम, तुम्हारे दफ्तर चलते हैं। जी मैम, मैं आपको ले चलता हूं। अजय वर्मा घबराते हुए आगे आगे चलने लगा। रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर तक जाने वाला गलियारा आमोश था। आन्या के जूतों की टक टक की आवाज जब भी गलियारे में गूंजती, अजय वर्मा का कंधा कांप उठता। दफ्तर में घुसते ही अजय वर्मा ने जल्दी से उन्हें सोए पर बैठने का इशारा किया। मैम, चाय। आन्या सोहे पर बैठने के बजाय रेजिमेंट कमांडर की मेज पर रखी शानदार नेम प्लेट को उठाया। रेजिमेंट कमांडर कर्नल अजय वर्मा। सोने के पानी से सजी नेम प्लेट चमक रही थी, लेकिन आन्या के हाथ में वह एक हथियार की तरह लग रही थी। तुमने वायरलेस पर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राणा से क्या कहा था? हर हाल में पहला नंबर लाने को, बीमार जवानों को घसीट कर भी लाने को। वो तो मैं बस अनुशासन बनाए रखने और मजबूत इरादे। आन्या ने नेम प्लेट को मेज पर ओर से पटक दिया। भारी आवाज से अजय वर्मा चीखते हुए कांप गया। जवानों के जूतों के सोल घिसकर उनके पैरों से ऊन बहना मजबूत इरादों से नहीं सहा जाता। यह सप्लाई की समस्या है, कमांडर की लापरवाही की समस्या है। तुम अपने दफ्तर में एयर कंडीशनर की हवा खाते हुए मॉनिटर पर सिर नंबरों का खेल खेल रहे होगे। आन्या ने अपनी जेब से एक मुहा तुहा काग निकाला। यह मार्च के दौरान उन्होंने अपनी डायरी में लिखे नोट्स थे। आज मार्च के दौरान 12 जवान बीमार पड़े। उनमें से 5 के जूते का साई लत था या जूते पुराने थे। 3 के बस्ते की पट्टी टूटने से कंधे में दर्द था। बाही के पोषण की कमी से बेहोश हो गए। यह है तुम्हारी उस मजबूत यूनिट की हाइट। अजय वर्मा का चेहरा पीला पक गया। सप्लाई का ऑर्डर तो हर बार दिया जाता है, लेकिन ऊपर से झूठ मत बोलो। आन्या ने ठंडी आवाज में डांटा। मेरे आने से पहले मैंने तुम्हारी यूनिट के बजट का पूरा हिसाब किताब देख लिया है। जवानों के कपड़े बदलने के लिए जो बजट आया था वह कहां गया? रेजिमेंट हेडक्वार्टर की साई में सही सलामत फुटपाथ की टाइलें बदलने में, असरों के मेज को नया बनाने में। अजय वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। एक कोर कमांडर जिसे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं,
उसे इतनी बारीक जानकारी कैसे हो सकती है? वह कोई सिगारिशी या महिला कोटे से आई जनरल नहीं थी। वह पैरा एसएफ के दिनों से ही सूचना इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने में माहिर थीं। तुमने जवानों के पैरों की हिघात करने वाले पैसों से अपने चलने वाले घर को सजाया है। जवानों के हिस्से का गोश्त कम करके तुमने अफसरों के मेज का मेन्यू बदला है। कोर कमांडर मैम, प्लीज एक बार रहम कीजिए। मैं तो बस यूनिट का माहौल सुधार कर जवानों का मनोबल बढ़ाना चाहता था। मनोबल? आन्या धीरे धीरे अजय वर्मा के पास गईं। उनकी परछाई ने अजय वर्मा को ढक लिया। आन्या ने अजय वर्मा की आंखों में सीधे देखा। उनकी आंखों में एक जानलेवा चमक थी। यह एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ किसी की जान ले चुके इंसान में ही हो सकती थी, जो एक जैविक डर पैदा करती थी। मैं इतनी रहमदिल नहीं हूं कि अपने जवानों का ऊन चूसने वाले को इंदा छो दूं। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राणा तुम्हारा वादार कुत्ता था, तो वह तुम्हारे कहने पर ही भौंकता होगा, लेकिन उस कुत्ते को चलाने वाले तुम हो। आन्या ने मेज पर रखे टेलीफोन की तरफ इशारा किया। उद मिलिट्री पुलिस को ऑन करो। कहो कि तुम उद चलकर जांच के लिए आ रहे हो। अगर मुझे मिलिट्री पुलिस को बुलाना पा तो तुम्हारी सिर नौकरी नहीं जाएगी। मैं तुम्हें मिलिट्री कानून के तहत मिलने वाली सबसे सख्त सजा दिलवाऊंगी। अजय वर्मा के पैर कांप गए। वह मीन पर बैठ गया। एक कर्नल के रैंक का रौब अब कहीं नहीं था। वह बस अपनी ललती पके गए एक बच्चे की तरह, या यूं कहें कि एक शिकारी के सामने प्रे शिकार की तरह कांप रहा था। तभी रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर का दरवाजा ओर से खुला। कोर कमांडर मैम, एक जरूरी रिपोर्ट है। यह आन्या का पर्सनल ईडीसी कैप्टन शर्मा था। कैप्टन शर्मा का चेहरा बहुत गंभीर था। क्या बात है? मार्च से लौटे जवानों में से कुछ को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हो रही है। वुड पॉइजनिंग का शक है। उन्हें अभी अभी मेडिकल यूनिट में भर्ती कराया गया है। आन्या की भौहें तन गईं। एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत। वुड पॉइजनिंग। आज रात के खाने में क्या था? पनीर की सब्जी और दाल थी मैम। मैंने जांच की है। खाने का सामान रखने की जगह की हालत बहुत खराब थी। और कैप्टन शर्मा ने अजय वर्मा को एक नर देखते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आन्या को तुरंत समझ आ गया, यह भी अजय वर्मा से जुहा हुआ था। बोलो, और क्या? खाने का सामान सप्लाई करने वाली कंपनी कर्नल अजय वर्मा के साले की है। कमरे की हवा एक पल के लिए जैसे जमसी गई। आन्या की निगाह मीन पर बैठे अजय वर्मा पर जा टिकी। आह! आन्या ने जैसे हार मान ली हो एक छोटी सी आह भरी और फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। यह कोई सहमति का सिर हिलाना नहीं था, बल्कि जैसे मौत की साहा पर आगिरी मोहर लगाना हो। अजय वर्मा, तुम सैनिक नहीं हो, तुम एक व्यापारी से भी बदतर धोखेबाज हो। आन्या ने अजय वर्मा का कॉलर पककर उसे उठाया। मेरे जवान चलते चलते ऊन बहा रहे थे और अब तुमने उन्हें सहा हुआ खाना खिलाकर बीमार कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आन्या के हाथ में तात आ गई। अजय वर्मा का चेहरा लाल हो गया। उसके गले से घुटने की आवाज आने लगी। कैप्टन शर्मा, औरन मिलिट्री पुलिस के चीफ को बुलाओ और मेडिकल चीफ से संपर्क करके जवानों की हालत पर पल पल की रिपोर्ट लेने को कहो और जांच विभाग के सभी लोगों को इकट्ठा करो। इस रेजिमेंट के एक एक चूहे को तब तक खंगाला जाएगा जब तक कि धूल का एक कण भी न मिल जाए। यस मैम। कैप्टन शर्मा दौड़कर बाहर चला गया। आन्या ने अजय वर्मा को मीन पर पटक दिया। तुम्हारे उस साले को भी औरन यहां बुलाओ। मैं अपनी आंखों के सामने उससे वह सारा सब्जा हुआ पनीर खिलवाऊंगी। आन्या गुस्से से हाँफते हुए रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर से बाहर निकल गईं। गलियारे की खिड़की के बाहर एम्बुलेंस की बत्तियां चमक रही थीं और वह मेडिकल यूनिट की तरफ जा रही थी। उनका दिल जैसे टूट रहा था। जवानों ने उन पर भरोसा करके आयर तक मार्च किया और बदले में उन्हें क्या मिला? सा हुआ खाना। गुस्सा उनके सिर पर चख गया था, लेकिन आन्या ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अभी भावनाओं में बहने की नहीं, बल्कि तेजी से हालात को संभालने और पूरी सभा देने की जरूरत थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी कस ली। उनके नाखून हथेली में इतने धंस गए थे कि खून निकलने लगा था। जिस किसी ने भी मेरे जवानों को छुआ, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह याद रखिएगा। पैरा एसएफ के दिनों में दुश्मन के इलाके के बीच में भी पलक न झपकाने वाली बर्फीली चुड़ैल। आन्या सिंह राठौर ने आज लंबे समय बाद अपने असली दांत दिखाए थे। मेडिकल यूनिट का इमरजेंसी रूम एक जंग के मैदान जैसा लग रहा था। ड्रिप लगाए हुए मरीज पलंगों पर कराह रहे थे। मेडिकल अफसर और नर्सें तेजी से इधर उधर भाग रही थीं
और उल्टी करने और दर्द से कराहने की आवाज़ें गूंज रही थीं। जैसे ही आन्या सिंह राठौर इमरजेंसी रूम में सांस हुई, मेडिकल स्टाफ ने हैरान होकर सलामी देने की कोशिश की। आन्या ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सलामी छोड़ो, इलाज पर ध्यान दो। उनकी हालत कैसी है? मेडिकल चीफ ने तेजी से आकर रिपोर्ट दी। खुशकिस्मती से कोई भी मरीज गंभीर नहीं है। यह पेट के इन्फेक्शन का मामला है और हम पानी की कमी को रोकने के लिए ड्रिप लगा रहे हैं। आराम करने पर कल सुबह तक वे ठीक हो जाएंगे। आन्या ने राहत की सांस ली। वह मरीजों के पलंगों के बीच से घूरी। पीले पीले चेहरे के साथ लेटा हुआ एक जवान आन्या को देखकर उठने की कोशिश करने लगा। यह वही सिपाही था जिसका बस्ता उन्होंने मार्च के दौरान उठाया था। लेटे रहो, उठो मत। आन्या ने जल्दी से जाकर जवान के कंधे को दबाकर उसे लिटा दिया। सॉरी मैम, मैंने मार्च तो पूरा कर लिया, लेकिन आपको इस शर्मनाक हालत में दिख रहा हूं। जवान की आंखों में आंसू भर आए। क्या कह रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई भलती नहीं है। सहा हुआ खाना खिलाने वाले लोग बुरे हैं। मुझे मां करना, मुझे थोड़ा और जल्दी आकर सब कुछ जांच लेना चाहिए था। आन्या ने अपनी जेब से रूमाल निकालकर जवान का ठंडा पसीना पोंछा। ट्रेनिंग के साथ मैदान में ही दिखने वाले उनके हाथ इस वक्त एक मां के हाथों की तरह नरम लग रहे थे। कोर कमांडर के उस प्यार भरे स्पर्श से जवान अपने आंसू नहीं रोक पाया और फूट फूट कर रो पा। मां, मुझे अपनी मां की याद आ रही है। जवान के रोने की आवाज सुनकर आसपास के दूसरे जवान भी सिसकने लगे। आन्या के दिल के एक कोने में एक तेज दर्द उठा। ये युवा लग के सिर देश की पुकार पर आए थे, लेकिन देश ने उन्हें क्या दिया? आन्या ने अपने होंठ भींच लिए। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी ताकि तुम्हारी मां को चिंता न हो। आराम से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। जवानों को दिलासा देकर बाहर निकली आन्या का चेहरा फिर से ठंडा और सख्त हो गया था। इमरजेंसी रूम के बाहर कैप्टन शर्मा इंतजार कर रहा था। वो सप्लायर आया? जी मैम, वह मेन गेट पर पहुंच गया है। लेकिन क्या? वह कह रहा है कि उसके स्थानीय नेताओं से अच्छे संबंध हैं और बर्दस्ती गेट से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वह रेजिमेंट कमांडर से अपनी जान पहचान का रौब दिखाकर हंगामा कर रहा है। आन्या के होंठ टेढ़े हो गए। हंगामा? उद चलकर शेर की गुहा में आया है और भौंक रहा है। उसे अंदर आने दो। कहो कि रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर में आए। आन्या फिर से अजय वर्मा के रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर में लौट गईं। अजय वर्मा को पहले ही मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वह एक कोने में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक तोंद वाला आधे उम्र का आदमी गुस्से से हाँफता हुआ अंदर आया। वह अजय वर्मा का साला और ऊड सप्लाई कंपनी का मालिक मिस्टर गुप्ता था। अरे जीजा जी, यह सब क्या है? मिलिट्री पुलिस यहाँ क्यों है? ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं गुप्ता जी हूं। इस इलाके के सांसद मेरे भाई जैसे हैं। मिस्टर गुप्ता की नर सोए पर पैर रखकर बैठी आन्या सिंह राठौर पर पही और वह चुप हो गया। धूल भरी वर्दी पहने एक महिला उसे घूर रही थी। कौन हो तुम? यह रेजिमेंट कमांडर का दफ्तर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बैठो। आन्या के छोटे से हुक्म से मिस्टर गुप्ता चौंक गया। क्या तुमने मुझसे तुम कहकर बात की? जानती हो मैं कौन हूं? धड़ाम। आन्या ने सामने रखी में को लात मारी। भारी लक्की की में ऊक कर मिस्टर गुप्ता के घुटनों के सामने गिरी। यह पैरा एसएफ के दिनों में आतंकवाद रोधी ट्रेनिंग में सीखी गई लात थी। अगर थो ही और तात होती तो मिस्टर गुप्ता के पैर की हड्डी टूट गई होती। ही मिस्टर गुप्ता चीखते हुए मीन पर बैठ गया। लगता है तुम्हें बात समझ नहीं आई। मैं भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर हूं। तुम्हारे जीजा अजय वर्मा को गबन और कर्तव्य की उपेक्षा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला नंबर तुम्हारा है। लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर गुप्ता की नर अजय वर्मा पर गई। कोने में रस्सियों से बंधे हुए और सिर झुकाए बैठे अपने जीजा की हालत उसे अब जाकर दिखी। मिस्टर गुप्ता का चेहरा काग की तरह सेध हो गया। मिस्टर गुप्ता, तुमने जो पनीर सप्लाई किया था उसकी एक्सपायरी डेट को कितना समय हो गया था? नहीं, वो रखने में थोड़ी लती हो गई थी। लती? मेरे 50 जवान अभी इमरजेंसी रूम में पहे हैं। क्या यह लती से समझाया जा सकता है? आन्या अपनी जगह से उठीं और मिस्टर गुप्ता के पास गईं। सेना की सप्लाई में भ्रष्टाचार करना देशद्रोह है। यह दुश्मन को गायदा पहुंचाने और अपनी सेना को नुकसान पहुंचाने जैसा है। यानी तुम एक जासूस से कम नहीं हो। अगर यह युद्ध का समय होता
तो तुम्हें इसी वक्त गोली मार दी जाती। मुझे बचा लीजिए, मैं जितना भी पैसा चाहिए वापस कर दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मिस्टर गुप्ता आन्या के जूतों पर गिर पा। पैसा? हाँ, पैसा तो अच्छी चीज है। तुम्हारी पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी और तुमने अब तक जितना भी पैसा खाया है एक एक पैसा वापस निकलवाया जाएगा। इनकम टैक्स की जांच, पुलिस की जांच और फिर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा। मैं तुम्हें हर उस नर्क का अनुभव कराऊंगी जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। आन्या ने मिलिट्री पुलिस के ची को इशारा किया। इसे ले जाओ। हालांकि यह आम नागरिक है, लेकिन इसने मिलिट्री बेस के अंदर अपराध किया है, इसीलिए इसे अभी के लिए लॉकअप में डालो। पुलिस को कल सुबह सौंपेंगे। आज रात इसे उसी सजे हुए पनीर की गंध सूंघते हुए अपनी भलती पर पछताने दो। कोर कमांडर मैम, मैंने भलती की। मिलिट्री पुलिस मिस्टर गुप्ता को घसीटते हुए बाहर ले गई। रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर में फिर से आमोशी छा गई। आन्या ने खिड़की से बाहर देखा। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे। आज का दिन बहुत लंबा था। पद संभालने के 2 दिनों में ही उन्होंने एक बटालियन कमांडर को हटा दिया, एक रेजिमेंट कमांडर को गिरफ्तार करवा दिया और एक भ्रष्ट सप्लायर को पक लिया। लेकिन वह थकी हुई नहीं थी, बल्कि उनका दिमाग और भी यादा सा हो गया था। खटखट। कैप्टन शर्मा ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोर कमांडर मैम, खाना तैयार है। देर हो गई है, लेकिन आपको खा लेना चाहिए। नहीं, जब मेरे जवान भूखे हैं तो मैं अकेले नहीं खा सकती। मेस में जाकर कुछ मैगी बनाने को कहो, बहुत सारी। आज रात मैं इमरजेंसी रूम के ड्यूटी रूम में जवानों के साथ रहूंगी। लेकिन मैम, यह हुक्म नहीं है, एक गुहारिश है। मुझे भी भूख लगी है और मेरे बच्चों को भी भूख लगी है। हम साथ में खाएंगे। कैप्टन शर्मा कुछ देर तक हैरानी से आन्या को देखता रहा, फिर उसने ओरदार सलामी दी। यस मैम, मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मैगी बनवा कर लाता हूं। कुछ देर बाद मेडिकल यूनिट के रेस्ट रूम में एक बैसी काही में मैगी उबल रही थी। जिन जवानों की हालत में सुधार हो गया था वे एक एक करके इकट्ठा होने लगे। आन्या ने अपनी आस्तीनें छाकर गुद कलछी उठा ली। चलो सब ऊब खाओ, मैं अचार परोसती हूं। कोर कमांडर मैम, क्या हम सच में खा सकते हैं? मैम, आप इतनी सस्ती मैगी। जवान हिचकिचा रहे थे। अरे लक्को, जब मैं पैरा SF में थी तो कच्ची मैगी भी चबा जाती थी। ठंडी होने से पहले जल्दी से ले लो। आन्या ने हौंसते हुए एक जवान की प्लेट में ढेर सारी मैगी डाली। जवान सुर्र सुर्र की आवाज करते हुए मैगी खाने लगे। वह गर्म सूप उनके थके हुए शरीर और मन को आराम दे रहा था। आन्या ने भी एक चम्मच मुंह में डाली। तीखा और नमकीन स्वाद, लेकिन यह किसी भी महंगे खाने से ज्यादा स्वादिष्ट थी। जवानों के चेहरे पर फिर से रौनक लौटते देख आन्या को लगा कि आज के दिन की सारी थकान धुल गई है। लेकिन वह जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इस यूनिट की सशी हुई जहें शायद उनकी सोच से भी ज्यादा गहरी और फैली हुई थीं। मैगी खाते हुए आन्या का मोबाइल ऑन वाइब्रेट हुआ। ऑन करने वाला सेना मुख्यालय का एक सीनियर अफसर था, जो उनका बैचमेट और प्रतिद्वंद्वी भी था। आन्या सिंह राठौर बोल रही हूं। जनरल आन्या, तुम ये क्या कर रही हो? पिथौरागढ़ से शिकायतों की बा आ गई है। तुमने एक स्थानीय साध व्यापारी मिस्टर गुप्ता को लॉकअप में डाल दिया है और एक सांसद के दफ्तर से ओन आ रहे हैं। हंगामा मचा हुआ है। ओन के दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई। राजनीतिक दबाव शुरू हो गया था। आन्या ने चम्मच नीचे रखा और अपना मुंह पोंछा। उनकी आंखें फिर से ठंडी हो गईं। शिकायतें? मैंने सिर हंगामा कर रहे एक आवारा को ठिकाने लगाया है और उस सांसद को कहो कि मुझे ओन करे। मैं उद बात करूंगी। देखो आन्या, हद में रहो। तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। तुम्हें लगता है कि मैं नौकरी खोने का डर लेकर यहां आई हूं? जो भी मेरे जवानों को छुएगा, चाहे वह प्रधानमंत्री का दादा ही क्यों न हो, मैं उसे नहीं छोऊंगी। होन रखो। टुक। आन्या ने होन काट दिया। आसपास के जवान हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। शायद उन्होंने होन पर हुई बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था। आन्या ने जैसे कुछ हुआ ही न हो फिर से चम्मच उठा लिया। क्या देख रहे हो? मैगी ठंडी हो रही है, जल्दी खाओ, कल बहुत काम है। उनके शांत शब्दों पर जवानों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उन्हें तसल्ली थी। उनकी पीठ के पीछे नहीं, उनके आगे एक पहाड़ जैसी कोर कमांडर खड़ी थी। उस रात पिथौरागढ़ के आसमान के नीचे उस छोटी सी मेडिकल यूनिट में देर रात तक हंसी की आवाजें गूंजती रहीं। लेकिन उस हंसी के पीछे एक और भी बात उहान आ रहा था। यह आन्या सिंह राठौर को महसूस हो रहा था।
अब लई यूनिट के अंदर के भ्रष्टाचार से भागकर सेना के काले गढ़जों तक पहुंचने वाली थी। सुबह हो रही थी। पिथौरागढ़ की पहाड़ियों से धुंध छोंटने से पहले ही कोर हेडक्वार्टर की सुबह तूफान से पहले की शांति जैसी थी। लेकिन वह शांति लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर के दफ्तर में बज रही ओन की घंटी से टूट गई। ट्रिन 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 ट्रिन। रात भर बिना सोए आइलों की जांच कर रही आन्या ने चुपचाप बजते हुए ओन को देखा। कॉलर आईडी पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था या फिर सेना मुख्यालय की हाई लेवल डायरेक्ट लाइनें बारी बारी से चमक रही थीं। मिस्टर गुप्ता को लॉकअप में डाले हुए सिर्फ 6 घंटे हुए थे। सजे हुए मांस की गंध पाकर लकड़बग्घे इकट्ठा हो रहे थे। आन्या ने ओन उठाने के बजाय इंटरकॉम दबाकर अपने ईडीसी को बुलाया। कैप्टन शर्मा, अब से मेरी इजाजत के बिना किसी का भी ओन या मुलाकात मंजूर नहीं होगी। अगर आर्मी चीफ भी आए तो कह देना कि मैं व्यस्त हूं। जी, लेकिन मैम, अभी तो रक्षा मंत्रालय के जांच विभाग से भी ओन। उन्हें आने दो, कहो कि उनका स्वागत है, लेकिन मेरे दफ्तर की दहली पार करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना होगा। आन्या ने इंटरकॉम बंद कर दिया और कुर्सी पर गहरी सांस लेकर बैठ गईं। मेज पर कर्नल अजय वर्मा के बनाए हुए दोहरे बही खातों की कॉपी और मिस्टर गुप्ता की सप्लाई की लिस्ट बिखरी पई थी। यह सिर्फ साझे हुए पनीर का मामला नहीं था। यह एक विशाल बर्फीले पहाड़ का सिर ऊपरी सिरा था। कप, निर्माण सामग्री, यहां तक कि ईंधन के रर्च तक। अजय वर्मा और मिस्टर गुप्ता ने कोर के बजट को अपनी जेब की तरह इस्तेमाल किया था और उस पैसे का प्रवाह ऊपर और भी ऊपर तक जा रहा था। तभी दफ्तर का दरवाजा बिना खटखटाए ओर से खुला। अंदर आने वाला व्यक्ति कोर का चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अशोक था। उसका चेहरा पीला हुआ था और वह पसीने से तरबतर था। कोर कमांडर मैम, आपने यह क्या कर दिया? हमें मिस्टर गुप्ता को औरन छोड़ना होगा। आन्या ने गायलों से नहर हटाए बिना ठंडी आवाज में जवाब दिया। बिना खटखटाए अंदर आना क्या इस यूनिट का शिष्टाचार है जनरल? मैम, यह शिष्टाचार का समय नहीं है। आप जानती हैं मिस्टर गुप्ता कौन है। आपको नहीं पता कि उसके पीछे कौन है। मैम, ऐसा करने से हमारी पूरी कोर बर्बाद हो जाएगी। मेजर जनरल अशोक तेजी से मे के पास आया और आन्या जो घायल देख रही थीं, उसे छीनने की कोशिश की। उसी पल आन्या का हाथ अशोक की कलाई पर कस गया। यह पैरा एसएफ के दिनों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए हारों बार अभ्यास की गई एक तकनीक थी। मेजर जनरल अशोक चीखते हुए घुटनों के बल गिर गया। आन्या धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और उसे नीचे देखा। मेरी आइलों को हाथ मत लगाना, तुम्हारी कलाई टूट सकती है। आन्या ने उसकी कलाई को झटके से छो दिया। मेजर जनरल अशोक अपनी लाल पी कलाई को पककर पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर और उत्साह दोनों था। कोर कमांडर मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मिल जुलकर रहने में ही भलाई है। इस मामले को मिस्टर गुप्ता को सिर्फ एक चेतावनी देकर और कर्नल अजय वर्मा को बरास्त करके तम कर देते हैं। मैं ऊपर के लोगों को संभाल लूंगा। मेजर जनरल अशोक के मुंह से निकले शब्द शैतान के प्रलोभन जैसे थे। अगर मामले को रात धा कर दिया आए तो वह भी आराम से रहेगी और यूनिट में भी शांति रहेगी। लेकिन आन्या के दिमाग में कल शाम सपसा हुआ खाना खाकर दर्द से तपते जवानों के चेहरे घूम गए। मिल जुलकर रहना, उस भलाई का मतलब क्या है? तुम्हारी जेबें भरना या तुम्हारे प्रमोशन में कोई रुकावट ना आना? आन्या ने मेज पर रखी आइल उठाकर मेजर जनरल अशोक के चेहरे के सामने कर दी। इस आइल पर तुम्हारे दस्तखत हैं। सुविधाओं की मरम्मत के लिए 50 लाख रुपए का बजट। हयीत में कोई काम हुआ ही नहीं, सिर्फ कागजों पर एक घड़ी काम दिखाया गया। यह पैसा कहां गया? मेजर जनरल अशोक की आंखें बुरी तरह कांप रही थीं। वो एक परंपरा थी, पिछले कोर कमांडर के समय से चली आ रही परंपरा। चोरी को परंपरा कहना तो गुंडों का काम है। क्या तुम वर्दी पहने हुए गुंडे हो? आन्या ने अपनी जैकेट पहनकर अपनी टोपी लगा ली। हटो, मुझे अपनी आंखों से सब कुछ देखना है। आप कहां जा रही हैं? मिस्टर गुप्ता के गोदाम में। उसने जो सबसे अच्छी क्वालिटी का खाना सप्लाई करने का दावा किया था, वह असल में कैसा दिखता है, मुझे अपनी आंखों से देखना है। आन्या ने जनरल को धकेलते हुए दफ्तर से बाहर निकल गईं। गलियारे में पहले से ही बर सुनकर पहुंचे हुए स्टाफ के लोग घबराए हुए थे। आन्या ने उन्हें निरंदा करते हुए सीधे जीप में बैठ गईं। चलो। पिथौरागढ़ के बाहरी इलाके में मिस्टर गुप्ता के गोदाम में ड्राइवर ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही जीप मेन गेट से बाहर निकली,
दो काली सेडान गाड़ियां आन्या की जीप का पीछा करने लगीं। रियर व्यू मिरर में यह देखकर आन्या के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। चूहों ने अपनी पूंछ दिखा दी। उन्हें भगाओ मत, बस चलने दो, वे उध ही शेर की गुहा का रास्ता दिखाएंगे। पिथौरागढ़ के एक सुनसान सक के किनारे जहां पुराने कंटेनर रखे हुए थे, जीप रुकी। वह बिना किसी बोर्ड वाला एक जर्जर गोदाम था। कागजों पर यह अत्याधुनिक रीढ़ सुविधाओं वाला एक बार लॉजिस्टिक्स सेंटर था, लेकिन हकीकत में यह एक कूड़ेदान जैसा था। जैसे ही आन्या गाड़ी से उतरी, गोदाम के सामने खड़े कुछ मजबूत लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके चेहरे डरावने थे और वे सैनिक नहीं, बल्कि भाहे के गुंडे लग रहे थे। यह निजी संपत्ति है, कोई काम नहीं है तो यहां से धा हो जाओ, उनके सरदार जैसे दिखने वाले एक आदमी ने च्युइंग गम चबाते हुए कहा। आन्या ने उसे देखे बिना गोदाम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। खोलो, पागल हो गई है क्या औरत? यह कहां है? जानती भी है, हुक्म चला रही है। उस आदमी ने आन्या के कंधे को धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी पल धम, आन्या का मुक्का एक अनदेखी गति से उस आदमी के पेट पर लगा। वह आदमी बिना कोई आवाज निकाले वहीं ढेर हो गया। सांस रुक जाने की वजह से मीन पर तपते हुए उस आदमी को देखकर बाई के गुंडे पीछे हट गए। मैं भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट जनरल हूं। ऑपरेशन क्षेत्र के अंदर एक कमांडर के हुक्म को न मानना और उसे धमकी देना, ऐसे कामों के लिए मौके पर ही सभा दी जा सकती है। अगर और रोकना चाहते हो तो आगे आओ। आन्या के रौब से दबे हुए गुंडे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। आन्या ने गिरे हुए आदमी की कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर गोदाम का दरवाजा खोला। खी जंग लगे लोहे का दरवाजा खुलते ही एक सच्ची हुई बदबू ने नाक में दम कर दिया। फफूंद और सच्चे हुए खाने की बदबू फैली हुई थी। आन्या ने रूमाल से अपनी नाक ढकी और अंदर गई। गोदाम के अंदर का नहारा भयानक था। रीढ़ सिस्टम कागी समय से खराब लग रहा था और देश पर चूहे घूम रहे थे। कई साल पुरानी एक्सपायरी डेट वाले डिब्बा बंद खाने के डिब्बे ढेर लगे हुए थे और सबसे अच्छी क्वालिटी का मटन का लेबल लगे डिब्बों के अंदर धाराब हो चुका मांस पिघलकर ऊन बहा रहा था। यह मेरे जवानों को खिलाया गया था। आन्या की मुट्ठी कांप रही थी। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह हत्या की कोशिश थी। देश पर भरोसा करके अपने बच्चों को भेजने वाले माँ बाप के साथ धोखा था और अपनी जवानी देश की रक्षा में लगा देने वाले सैनिकों का अपमान था। आन्या ने अपना मोबाइल फोन निकालकर वहां की तस्वीरें लीं और फिर उन्हें कोने में रखी एक पुरानी तिजोरी दिखी। उन्हें एहसास हुआ असली बही खाता उसी के अंदर होगा। जैसे ही आन्या तिजोरी की तरफ भी, गोदाम के बाहर तेजी से ब्रेक लगने की आवाज आई। यह वही पीछा करने वाली काली सेडान गाड़ियां थीं। गाड़ी से जो लोग उतरे वे सूट पहने हुए थे और हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके साथ मिलिट्री पुलिस की वर्दी पहने हुए सैनिक भी थे। लेकिन वे कोर के मिलिट्री पुलिस वाले नहीं थे, वे ऊपरी कमान आर्मी कमांड के मिलिट्री पुलिस वाले थे। क्या आप लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर हैं? एक मिलिट्री पुलिस अफसर ने बिना सलामी दिए सख्त लहजे में पूछा। हाँ, मैं ही हूं। हम आर्मी कमांड के जांच विभाग से आए हैं। हमें लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर को पद के दुरुपयोग और एक आम नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाने के आरोप में जांच करने का हुक्म मिला है। आपको हमारे साथ चलना होगा। आन्या तिजोरी के सामने रुक गईं। जो होना था वह हो रहा था। वे सबूत मिटाने और उसे रास्ते से हटाने के लिए उम्मीद से यादा तेही से हरकत में आ गए थे। जांच, तुम्हारी टाइमिंग तो कमाल की है। जैसे ही मैंने यह कबाबखाना ढूंढा तुम लोग आ गए। यादा बात करने की जरूरत नहीं है, चलिए। मिलिट्री पुलिस वालों ने आन्या को घेर लिया। गुंडे भी हौंसते हुए उनके पीछे खे हो गए। वह चारों तरफ से घिर चुकी थीं, लेकिन आन्या घबराई नहीं। उन्होंने अपनी जेब से वायरलेस निकाला। कंट्रोल रूम, सुन रहे हो? छर्रर। जी मैम, ऑपरेशन अफसर बोल रहा हूं। अभी के अभी पिथौरागढ़ के इस गोदाम के पते पर क्विक रिएक्शन टीम भेजो। 2 हेलीकॉप्टर भेजो। 30 हथियारबंद जवान असली गोलियों के साथ। मिलिट्री पुलिस अफसर का चेहरा सैद पक गया। कोर कमांडर मैम, आप ये क्या कर रही हैं? हम तो ऊपरी कमान के हुक्म पर आए हैं। ऊपरी कमान? मेरे अधिकार क्षेत्र में मेरी इजाजत के बिना कोई भी यूनिट ऑपरेशन नहीं कर सकती। तुम मिलिट्री पुलिस हो या कोई और, मेरी नगर में तुम हथियारबंद भगोहों से कम नहीं हो। आन्या तिजोरी पर बैठ गईं। तुम्हें 10 मिनट देता हूं।
या तो मेरे जवान आने से पहले यहां से निकल जाओ या फिर मेरे साथ यहीं पर आगिरी ऐसला कर लो। दू दू दू। दूर से हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज आने लगी। पैरा एसएफ से आई कोर कमांडर के एक इशारे पर कोर के सबसे बेहतरीन जवान बिजली की तेजी से आ रहे थे। आन्या ने मिलिट्री पुलिस अफसर को देखकर मुस्कुराया। कैसा लगा? मेरे जवान साहा हुआ खाना खाकर भी इतने ते हैं। तुम लोग अच्छा खाना खाकर क्या करते हो? हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरे क्विक रिएक्शन टीम के जवानों ने गोदाम पर पूरी तरह से बुहा कर लिया। ऊपरी कमान के मिलिट्री पुलिस वालों और भाहे के गुंडों को मीन पर लिटाकर उनके हथियार छीन लिए गए। आन्या ने गोदाम के अंदर के सभी सबूत जब्त कर लिए और तिजोरी को पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर में लाद कर हेडक्वार्टर लौट आई। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी। हेडक्वार्टर पहुंचते ही ईडीसी एक टैबलेट लेकर दौहा आया। कोर कमांडर मैम बहुत बहिगम हो गई। इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है। स्क्रीन पर सनसनीखे हेडलाइन वाली बरें छाई हुई थीं। चौंकाने वाली बर नई महिला कोर कमांडर ने पद संभालने के 2 दिनों में ही दिखाई दादागिरी। ब्रेकिंग न्यूज, आम व्यापारी को अवैध रूप से बंदी बनाया और पीटा। मैं ही कोर कमांडर हूं। बयान पर विवाद। संपादकीय, सेना में महिला सशक्तिकरण, क्या यह सही है? बेलगाम तात दिखाती महिला जनरल। एक चालाकी से एडिट किया हुआ वीडियो भी वायरल हो रहा था। कल मार्च के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राणा को सा देने वाले सीन को जानबूझकर काटकर ऐसे दिखाया गया था जैसे वह बिना किसी वजह के अपने जूनियर को परेशान करने वाली एक गुस्सैल असर हो। मिस्टर गुप्ता और अजय वर्मा के पीछे के लोगों ने मीडिया का खेल शुरू कर दिया था। कमेंट सेक्शन में इतनी गंदी गालियां थीं कि उन्हें पढ़ना भी मुश्किल था। पागल औरत, सेना कोई मां है क्या? औरन इसे बर्दाश्त करो। आन्या ने टैबलेट नीचे रखा और खिड़की से बाहर देखा। परेड ग्राउंड में जवान झुंड बनाकर फुसफुसा रहे थे। आहिर है, उन्होंने भी बरें देख ली थीं। मीडिया पर कोई पाबंदी मत लगाओ, कमेंट्स भी मत रोको। लेकिन मैम, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मीडिया ट्रायल में आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा। हमें कोई सहाय तो देनी होगी। सच को यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। अभी मैं कुछ भी कहूंगी वह सिर्फ एक बहाना लगेगा। आन्या अपने दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे वह चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गई हों। जिस संगठन पर उन्हें भरोसा था वह सम चुका था और जनता ने भी मुंह फेर लिया था। लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक विश्वास था। वह थे उनके जवान जिन्होंने उनके साथ एक 100 किलोमीटर का मार्च किया था। उस दोपहर कहानी में मोह एक अनपेक्षित जगह से आया। एक मशहूर इंटरनेट फोरम के डिफेंस सेक्शन में एक पोस्ट आई। शीर्षक था, अभी बरों में जो पागल कोर कमांडर दिख रही हैं उनकी हकीकत मैं बताता हूं। लिखने वाले ने गुद को मार्च में शामिल एक आम जवान बताया और अपने फटे हुए जूतों और छालों से भरे पैरों की तस्वीर भी डाली। सब लोग बरें देखकर गालियां दे रहे हैं। लेकिन मैं उस वक्त वहीं था। हमारी कोर कमांडर मैम पागल तो हैं, लेकिन वैसी पागल नहीं जैसा तुम लोग सोच रहे हो। उन्होंने अपने रैंक के बैज उतारकर हमारे साथ 100 किलोमीटर का मार्च पूरा किया। जब मैं चलते चलते गिर गया था तो मेरा बस्ता उठाने वाली यही कोर कमांडर मैम थी। बरों में जो बटालियन कमांडर को साथ दी जा रही है उस कमांडर ने हमें कुतिया कहा था, बदतमी की थी और बीमार लक्कों को लात मारी थी। तब कोर कमांडर मैम ने ही उसे सबक सिखाया था। आज दोपहर सा हुआ खाना सप्लाई करने वाले को पककर उन्होंने लॉकअप में डाला और हमसे माही मांगते हुए हमें मैगी बनाकर खिलाई। प्लीज बिना कुछ जाने गालियां मत दो। अगर हमारी कोर कमांडर मैम को किसी ने छुआ तो हमारी कोर के सारे जवान खड़े हो जाएंगे। यह पोस्ट कुछ ही देर में लाखों बार देखी गई और फैल गई। फिर कमेंट्स में और भी गवाहियां आने लगीं। मैं भी वहीं था। मार्च के दौरान मेरी पानी की बोतल में पानी भरने वाली मैम ही थी। मैं हमारी यूनिट का रसोइया हूं। कल कोर कमांडर मैम वुड आकर साहा हुआ पनीर फेंकने का हुक्म दिया था। सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे ये तो पैरा एसएफ से हैं। तभी तो उनका रुतबा ही अलग था। जवानों की सच्ची गवाहियां किसी भी सहाय से ज्यादा ताकतवर थीं। जनता का मिजाज पलक झपकते ही बदल गया। दादागिरी करने वाली महिला जनरल अचानक एक सच्ची सैनिक, एक डार्क हीरो के रूप में पूजी जाने लगी। हालात पलटते ही आन्या ने जवाबी हमले की तलवार निकाली। उन्होंने तिजोरी से मिले दोहरे बही, खाते और गोदाम से खींची गईं सजे हुए खाने की तस्वीरें लेकर एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।
लैश लाइटों की बौछार के बीच आन्या वर्दी पहनकर सीधे खड़ी थीं। देशवासियों और जवानों के माता पिता, मैं आज एक कोर कमांडर के तौर पर नहीं बल्कि एक सैनिक के तौर पर यहां खड़ी हूं। आन्या ने तैयार किया हुआ भाषण नहीं पा। उन्होंने सीधे कैमरे में देखते हुए कहा, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यह वह खाना है जो आपके बेटों को खाना था, और यह बही खाता उन लोगों का रिकॉर्ड है जिन्होंने उस खाने का पैसा चुराकर अपनी जेबें भरी। आन्या ने जैसे ही बही खाता ऊपर उठाया, हॉल में हलचल मच गई। मुझे बदनाम करने वाली तातों को मैं चेतावनी देती हूं। तुमने जिस सच को छिपाने की कोशिश की, मैंने उसे उजागर कर दिया है। अब छिपने की कोई जगह नहीं है। अपनी नौकरी खोने का इरादा लेकर मुझसे लो। मैं अपनी जान देकर भी अपने जवानों की रक्षा करूंगी। जैसे ही यह प्रसारण हुआ, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर इतनी शिकायतें आईं कि वह क्रैश हो गई। आखिरकार रक्षा मंत्री ने खुद एक स्पेशल जांच टीम बनाने का हुक्म दिया और पुलिस ने कोर की सप्लाई में हुए भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी। कर्नल अजय वर्मा और मिस्टर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और मेजर जनरल अशोक को भी रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। उनके पीछे खब्बे ऊपरी कमान के जनरल भी एक एक करके बरास्त हो गए। एक हफ्ते बाद कोर के परेड ग्राउंड में आन्या फिर से जवानों के सामने खजी थीं। इस बार वह धूल भरी वर्दी में नहीं बल्कि साफ सुथरी वर्दी में थीं। लेकिन जवान जानते थे कि उस वर्दी के नीचे छाले पहे हुए पैर और उनके साथ बहाए गए पसीने की बूंदें छिपी थीं। जवानों, आन्या की आवाज स्पीकर से गूंजी, हमने पिछले एक हफ्ते में दुश्मन से भी ज्यादा तरनाक अंदर के दुश्मन से लई है और हम जीते हैं। यह जीत मेरी नहीं है, यह तुम लोगों की है जिन्होंने चुप न रहकर हिम्मत से सच का साथ दिया। वाह! जवानों का जय घोष आसमान छू गया। यह कोई घर की पुकार नहीं थी, यह एक सच्चे लीडर से मिलने की खुशी और न्याय की जीत के रोमांच से भरा हुआ जय घोष था। आन्या मंच से नीचे उतरी और सबसे आगे खड़े एक एक जवान का हाथ पकड़ा। मार्च में गिरा हुआ सिपाही, मैगी खाने वाला जवान, इंटरनेट पर पोस्ट लिखने वाला जवान, शुक्रिया, तुमने मेरी रक्षा की। कोर कमांडर के उस गर्मजोशी भरे स्पर्श से जवानों की आंखें नम हो गईं। यूनिट का माहौल पूरी तरह बदल गया था। सभा हुआ खाना गायब हो गया था और ताहा सब्जियां आने लगी थीं। पुराने बस्ते नए से बदल दिए गए थे। दिखावे की ट्रेनिंग तम हो गई थी और असली समझदारी भरी ट्रेनिंग होने लगी थी। आन्या दफ्तर की खिड़की पर खक्की होकर जोश से भरे परेड ग्राउंड को देख रही थीं। एडीसी कॉही लेकर अंदर आया। कोर कमांडर मैम, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, आप एक पल भी नहीं सोई हैं। आन्या ने कॉही की खुशबू लेते हुए मुस्कुराया। अभी आराम का समय नहीं है, अभी तो सिर जंगली घास उखाई है, अब मीन को जोतकर बीज बोना है। उनकी नगर परेड ग्राउंड से आगे दूर तक जा रही थी। इस घटना से उन्होंने बहुत से दुश्मन बना लिए थे। सेना के अंदर का भ्रष्ट तंत्र कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन वह कब फिर से हमला कर दे कोई नहीं जानता था। लेकिन आन्या को डर नहीं था। उनकी पीठ के पीछे हारों मजबूत साथी थे। तभी मेज पर रखी डायरेक्ट लाइन फिर से बजी। इस बार कॉलर आईडी पर नंबर दिख रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा सचिव का दफ्तर था। आन्या ने कुछ देर होन को देखा, फिर धीरे धीरे रिसीवर उठाया। लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर बोल रही हूं। होन के दूसरी तरफ की आवाज बहुत विनम्र थी, लेकिन बात गंभीर थी। जनरल मैम, प्रधानमंत्री जी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। वह जल्द ही आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ईल्ड कोर कमांडर से आगे एक विशाल बवंडर उनका इंतजार कर रहा था। आन्या ने रिसीवर को कसकर पकड़ लिया। मैं किसी भी समय तैयार हूं। उनका जवाब छोटा था, लेकिन उसमें पीछे न हटने का मजबूत इरादा था। पैरा SF की महान योद्धा आन्या सिंह राठौर। उनकी जंग तो अभी शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा एक अप्रत्याशित मामला था। राजनीतिक दबाव की आशंका के विपरीत सेना के अंदर आन्या सिंह राठौर के साहसिक दमों को लेकर दो गुट बन गए थे। युवा अक्सर उन्हें हीरो मान रहे थे, जबकि पुराने जमे जमाए जनरल उन्हें अपनी आंखों का कांटा समझ रहे थे। बुलावे का निष्कर्ष सीधा था, अपनी काबिलियत साबित करो। सिर्फ जवानों की लोकप्रियता हासिल करने वाला दिखावा नहीं, बल्कि एक असली युद्ध कमांडर के तौर पर अपनी क्षमता को साबित करने का आदेश था। सेना मुख्यालय ने एक अचानक से कोर स्तरीय युद्धाभ्यास का आदेश दिया।
सामने वाली टीम सेना की सबसे रूढ़िवादी और शक्तिशाली मानी जाने वाली तीसरी कोर थी। उसका कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल माधव सिंह चौहान था, जो आन्या का सीनियर था और एक संभ्रांत मिलिट्री अकादमी से पढ़ा हुआ था। अभ्यास का स्थान उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाके में था। अभ्यास के दूसरे दिन हालात आन्या की कोर के लिए बेहद खराब थे। हेडक्वार्टर के ऑपरेशन रूम में 1 बजे से नशे पर लाल निशान दुश्मन को हमारी सीमा में कहीं अंदर तक घुसा हुआ दिखा रहे थे। रिपोर्ट दो, आन्या ने हाथ बांधकर नशे को घूरते हुए कहा। ऑपरेशन अफसर ने उदास चेहरे से रिपोर्ट दी। जनरल माधव सिंह चौहान की तीसरी कोर हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम कर रही है। हमारी यूनिटों से पिछले 2 घंटे से संपर्क टूटा हुआ है। इसके अलावा सप्लाई के रास्तों पर दुश्मन ने घात लगा रखी है, जिससे खाना और ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 6 घंटे के अंदर हमें हारा हुआ मान लिया जाएगा। आन्या की आंखें सिकुड़ गईं। कम्युनिकेशन जाम करना और सप्लाई लाइन काटना, यह एक किताबी रणनीति थी, लेकिन दुश्मन की चाल बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारे रास्ते को पहले से ही जानते हों। अजीब बात है, हमने जो वैकल्पिक सप्लाई रूट चुना था वह तो नक्शे पर भी नहीं है, फिर भी वहां पर घात कैसे लगी? अंदरूनी बर के मुताबिक जनरल चौहान की टीम ने एक निजी ड्रोन कंपनी को काम पर लगाकर पहले ही इलाके की जासूसी कर ली थी। ड्रोन? यह तो अभ्यास के नियमों के इलाह है। बाहरी नागरिक संपत्ति का इस्तेमाल करना धोखाधड़ी है, आन्या ने हौंसते हुए कहा। माधव सिंह चौहान, वह जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शायद वह आन्या जैसी बाहर वाली को अपनी जगह बनाते हुए नहीं देख सकता था। स्टा के लोग घबराए हुए थे। कम्युनिकेशन बंद होने से वे अपनी यूनिटों को कोई हुक्म नहीं दे सकते थे और सप्लाई बंद होने से जवान थककर चूर हो जाएंगे। यह हार का एक क्लासिक सीन था, लेकिन आन्या शांत थीं। उन्होंने अपनी टोपी उतारकर मैं पर रख दी। ऑपरेशन अफसर, तुम यहां से कमान संभालो, रक्षात्मक स्थिति में जाओ और जितना हो सके समय खींचो। जी मैम, आप कहां जा रही हैं? आन्या ने कुर्सी पर रखी अपनी कॉम्बैट जैकेट पहनी और मैं की दराज से काले चमड़े के दस्ताने निकालकर पहने। कम्युनिकेशन नहीं है तो मैं खुद जाकर बात करूंगी। रास्ता बंद है तो उसे खोल दूंगी। मैं खुद जा रही हूं। मैम, आप खुद? यह तरनाक है। अगर अभ्यास के निरीक्षकों ने आपको पक लिया तो आपको कमांडर मारा गया मान लिया जाएगा। चिंता मत करो, मुझे पकने के लिए उन्हें भी कम से कम एक जनरल को भेजना होगा। पैरा SF के दिनों में मैं कम्युनिकेशन उपकरणों पर भरोसा नहीं करती थी। मैं सिर्फ अपने पैरों और अपनी समझ पर भरोसा करती थी। आन्या ने सिर्फ 5 सबसे बेहतरीन कमांडो को अपने साथ लिया और हेडक्वार्टर के बंकर से बाहर निकल गईं। घने अंधेरे में डूबे पहाड़ में उन्होंने औजी गाही के बजाय एक पहाड़ी बाइक चुनी। हमारा लक्ष्य दुश्मन का कम्युनिकेशन जाम करने वाला वाहन है। वह 35वीं पहाड़ी की चोटी के पीछे है। वे सोच रहे होंगे कि हम बंकर में छिपे बैठे हैं। हम उनकी इसी लापरवाही का जायजा उठाएंगे। आन्या और औचामा था। उनकी टीम ने अंधेरे का आयदा उठाकर ऊब खाब पहाड़ी रास्ते पर तेज से बाइक दौड़ाई। पेहों और चट्टानों के बीच से इतनी सटीकता से निकलना किसी सर्कस से कम नहीं था। 35वीं पहाड़ी के पास आन्या ने बाइक को जंगल में छिपा दिया और पैदल आगे बढ़ीं। वे अपनी सांसों की आवा भी दबाकर चल रहे थे। वह बिना एक भी टहनी तोए ऐसे चल रही थीं कि उनके कमांडो भी हैरान थे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पहाड़ी के पीछे एक छिपी हुई जगह पर जनरल चौहान की स्पेशल कम्युनिकेशन गाय खजी थी। आसपास संतरी घूम रहे थे, लेकिन जीत के नशे में उनकी चौकसी ढीली पक गई थी। वे मैगी खाते हुए हंस रहे थे। यार, सुना है वो आन्या सिंह राठौर कुछ हास नहीं है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन जाम किया और उसकी हवा निकल गई। हाँ यार, औरत को कोर कमांडर किसने बना दिया? घर जाकर खाना बनाना चाहिए था। छिपकर यह सुन रहे कमांडो टीम के लीडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत हमला करना चाहता था, लेकिन आन्या ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनकी गहराइयों में एक नीली ज्वाला धधक रही थी। सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। मेरे इशारे पर हमला करना, गोली नहीं चलानी है। आमोशी से आली हाथ। आन्या ने अपनी 3 उंगलियां उठाईं। 2, 1, फट। अंधेरे से 5 परछाइयां निकलीं। आन्या ने सबसे पहले कम्युनिकेशन गाही के सामने खड़े संतरी पर पीछे से हमला किया। संतरी के चीखने से पहले ही आन्या का हाथ उसके गले पर कस गया। एक पर चोक होल्ड।
वह संतरी कुछ ही सेकंड में बेहोश होकर मीन पर गिर गया। उसी समय बाही कमांडो ने भी दूसरे संतरियों को पलक झपकते ही काबू में कर लिया। आन्या ने कम्युनिकेशन गाही का दरवाजा ओर से खोला। अंदर हेडफोन लगाकर हंस रहा कम्युनिकेशन अफसर हैरान होकर पीछे मुहा। कौन? हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर। कम्युनिकेशन अफसर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दुश्मन का कोर कमांडर, वह भी फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि दुश्मन के इलाके में इतनी अंदर, यह तो नामुमकिन था। तुम लोग जो रिक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हो वह अवैध जासूसी उपकरण है ना? नागरिक रिक्वेंसी का इस्तेमाल करना नियमों के इला है। आन्या ने अफसर का हेडफोन उतारा और कम्युनिकेशन उपकरण को बंद कर दिया। खेल थम। जनरल चौहान को बता देना, धोखाधड़ी करनी है तो कम से कम पखे तो न जाओ। तभी वायरलेस से एक घबराई हुई आवाज आई। यह जनरल चौहान की आवाज थी। कम्युनिकेशन टीम, जाम अचानक क्यों रुक गया? रिपोर्ट आ रही है कि आन्या की यूनिट का कम्युनिकेशन बहाल हो गया है। आन्या ने कम्युनिकेशन अफसर का माइक उठाया। माधव सर, मैं बोल रही हूं। आन्या। वायरलेस के दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। आन्या, तुम वहां क्या कर रही हो? वह तो मेरा इलाका है। सर, आपने मेरे इलाके में अवैध ड्रोन उगाए थे तो मैं आपके घर चाय पीने चली आई। कम्युनिकेशन गाही अब मेरे भे में है, अब ईमानदारी से लगते हैं। आन्या ने माइक फेंक दिया और गाही से बाहर निकल गई। कम्युनिकेशन जाम हटते ही आन्या की कोर का कमांड नेटवर्क तुरंत बहाल हो गया। सभी यूनिट्स, जवाबी हमला शुरू करो। दुश्मन घबराया हुआ है। सप्लाई रूट पर घात लगाए दुश्मन की लोकेशन भेज रही हूं, उन्हें घेर कर तम कर दो। आन्या की आवाज सभी यूनिटों तक साफ पहुंच रही थी। कोर कमांडर ने उस दुश्मन के इलाके में घुसकर कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ा था। इस बर ने जवानों के जोश में आग लगा दी। कोर कमांडर मैम ने दुश्मन के इलाके को तोड़ दिया। आगे बढ़ो। लई का पासा तुरंत पलट गया। घबराई हुई जनरल चौहान की कोर इधर उधर भागने लगी और एक एक करके हार गई। जब सुबह हुई तो जीत का झंडा आन्या सिंह राठौर के बंकर पर लहरा रहा था। अभ्यास के बाद की समीक्षा बैठक में जनरल चौहान का चेहरा गुस्से से लाल था। यह मान्य नहीं है। कोर कमांडर अपना कमांड पोस्ट छोड़कर अकेले कैसे जा सकता है? निरीक्षक असमंजस में एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आन्या धूल भरी वर्दी झाड़ते हुए आगे आईं। युद्ध में कुछ भी अमान्य नहीं होता सर। जब दुश्मन मेरा गला घोंट रहा हो तो क्या एक कमांडर को चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार करना चाहिए? और सर, आन्या ने जनरल चौहान के सीने की जेब में रखी अवैध जासूसी उपकरण के इस्तेमाल की सबूत वाली तस्वीर निकाली। अगर मैं यह रक्षा मंत्रालय को भेज दूं तो आपका एक सितारा कम हो जाएगा। मैं इस बार इसे जाने दे रही हूं। एक जूनियर होने के नाते यह मेरा आयरी सम्मान है। जनरल चौहान चुप हो गया। साफ सबूत के सामने उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने उससे में अपना मुंह फेर लिया। आसपास खामे दूसरी आप पास लक्साया। यूनिटों के कमांडर और जवान आन्या को सम्मान भरी नरों से देख रहे थे। वह कोई किताबी जनरल नहीं थी, वह असली थी। युद्ध का पासा पलटने वाली एक भैया। यही आन्या सिंह राठौर का नया नाम बन गया था। लेकिन जीत की खुशी मनाने का मौका मिलने से पहले ही असली संकट प्रकृति के उससे के साथ आया। अभ्यास की गर्मी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसी दोपहर पिथौरागढ़ में तय हवाओं के साथ एक जलने की बदबू कोर हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। कोर कमांडर मैम, इमरजेंसी है। अभ्यास क्षेत्र के पास की पहाड़ियों में भीषण आग लग गई है। ऑपरेशन रूम के मॉनिटर पर आग की लपटें पहाड़ को निगलती हुई लाइव दिख रही थीं। तेज हवा के कारण आग बेआबू होकर फैल रही थी। समस्या यह थी कि आग उस दिशा में बुला रही थी जहां गांव बसे हुए थे। फायर ब्रिगेड के हेलीकॉप्टर थे। हवा के कारण वे उखान नहीं भर सकते। मीन पर मौजूद टीम आग बुझाने के लिए नाकाई है। आग बहुत तेज है। आन्या ने बिना देर किए हुक्म दिया, सभी जवान आग बुझाने के काम में लगेंगे। अभ्यास के उपकरण हटाकर पानी के पंप और फावड़े लेकर तैयार हो जाओ। ऑपरेशन का नाम है नागरिक सुरक्षा। जवान थके हुए थे। कई दिनों की सख्त ट्रेनिंग से उनका शरीर भारी हो गया था। लेकिन कोर कमांडर के हुक्म पर उन्होंने फिर से अपने जूते के फीते कस लिए, क्योंकि यह आन्या सिंह राठौर की यूनिट थी। मौके पर हालात भयावह थे। काले धुएं ने आसमान को ढक लिया था, जिससे दिन में भी रात जैसा अंधेरा था। गर्म हवा त्वचा को जलाने जैसी लग रही थी। डरो मत, हवा की दिशा में रहकर एक सुरक्षा रेखा बनाओ।
आग को गांव की तरह आने से रोको। आन्या सिर एक मास्क के सहारे सबसे आगे आग से लपलही थीं। जब उन्होंने उदफावा उठाकर सूखी पत्तियों को हटाकर आग रोकने की लाइन बनाई तो जवानों में भी हिम्मत आ गई और वे आग में कूद पहे। तभी गांव का सरपंच रोता हुआ दौहा आया, जनरल मैम, पहाड़ी के बीच में एक अकेला घर है, वहां एक बुजुर्ग दादी माँ रहती हैं जो चल फिर नहीं सकती, वह अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हैं। सरपंच ने जिस जगह की तरफ इशारा किया वह पहले ही आग से घिर चुकी थी। यह एक तरनाक इलाका था जहां आयर ब्रिगेड वाले भी जाने से मना कर चुके थे। मैं जाती हूं। मैम, नहीं, अभी अंदर गई तो बाहर नहीं निकल पाएंगी। एडीसी और स्टाफ ने उन्हें जोर से रोकने की कोशिश की। आन्या ने उनके हाथ झटक दिए। एक नागरिक अंदर है, अगर सैनिक एक नागरिक को छो दे तो वह कैसी सेना। आन्या ने पानी में भीगा हुआ एक कंबल ओगा और आग की लपटों में कूद गईं। गर्म हवा उनके फेफड़ों में भर गई। धुएं के कारण 1 इंच भी आगे देखना मुश्किल था। उन्होंने पैरा एसएफ के दिनों में सीखी हुई समझ से रास्ता ढूंढा। चट चट जलते हुए पैहों की चीखों के बीच उन्हें एक धीमी खांसी की आवाज सुनाई दी। वह अकेला घर आधा गिर चुका था। आंगन में जलते हुए मटके टूटकर बिखरे पड़े थे। दादी माँ, आप अंदर हैं? आन्या ने दरवाजे को लात मारकर खोला। कमरे के एक कोने में धुएं से बेहोश होकर एक बुजुर्ग महिला पही थी। आन्या ने तुरंत अपना मास्क उतारकर बुजुर्ग को पहना दिया। दादी माँ, होश में आइए, मैं आ गई हूं। बुजुर्ग ने मुश्किल से आंखें खोलीं। धूल और कालिक से सना एक अनजान सैनिक का चेहरा। बेटा, मेरे जैसी बुगिया के लिए क्यों? चुप रहिए, मैं आपको भारूर बचाऊंगी। आन्या ने बुजुर्ग को अपनी पीठ पर लाद लिया। उनका वजन 40 किलो भी नहीं था, लेकिन वापस जाने का रास्ता नर्क जैसा था। आने से ज्यादा आग फैल चुकी थी। और तो और घर का एक बगहा खंभा टूटकर दरवाजे पर गिर गया था। धाम! एक जलता हुआ लकड़ी का खंभा आन्या के रास्ते में आ गया। पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। वे फंस गई थीं। आन्या ने दांत भींच लिए। वह यहां हार नहीं मान सकती थीं। उन्होंने पीठ पर लदी बुजुर्ग को एक सुरक्षित कोने में उतारा और गिरे हुए खंभे को घूरा। उसे घाली हाथ हटाना बहुत गर्म और भारी था। उन्होंने आसपास देखा। टूटी हुई ईंटों के ढेर में एक लोहे का पाइप दिखा। लीवर का सिद्धांत। उन्होंने पाइप को खंभे के नीचे फंसाया। याह! आन्या ने अपनी पूरी ताकत से ओर लगाया। उनकी मांसपेशियां चीख रही थीं और हथेली की त्वचा जलने लगी थी, लेकिन वह रुकी नहीं। उनकी पीठ के पीछे एक डरी हुई नागरिक थी, क्योंकि जो विशाल खंभा हिलने का नाम नहीं ले रहा था, वह धीरे धीरे उठने लगा। अभी! दादी माँ, रेंग कर बाहर निकलिए। बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए उस छोटी सी जगह से बाहर निकली। आन्या भी उनके पीछे बाहर निकली ही थी कि धड़ाम से पूरा घर गिर गया। वे बाल बाल बची थीं। घर से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि दूर से जवान पानी डालकर रास्ता बना रहे हैं। कोर कमांडर मैम हैं, मैम इंदा हैं। जवान उसी से चिल्लाते हुए दौड़े आए। आन्या ने बुजुर्ग को सहारा देकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उनकी वर्दी झलकर आंख हो गई थी और उनका चेहरा और हाथ जलने से लाल हो गए थे। बुजुर्ग को एम्बुलेंस में ले जाते समय भी उन्होंने आन्या का हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी मुही तूही जेब से एक जली हुई टॉय निकाली। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, यह एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी। आन्या ने वह टॉय ली और मुस्कुराई। आप सेहतमंद रहकर लंबी उम्र जिए, यही मेरा एहसान चुकाना होगा। आग अगली सुबह जाकर पूरी तरह बुझी। यूनिट कालिक से सनी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। गांव के लोग यूनिट के सामने इकट्ठा हो गए। वे ट्रकों में मक्का, आलू और ठंडी लस्सी भरकर लाए थे। औजी भाइयों, नहीं, औजी बेटो, शुक्रिया, तुमने हमारा गांव बचाया। दादी नानी जवानों के हाथ पककर रो रही थीं और जवान शर्माकर अपना सिर खुजला रहे थे। आन्या दूर से यह नहारा देखते हुए एक कप में लस्सी पी रही थीं, मीठी और ठंडी, जैसे अंदर की सारी जलन शांत हो गई हो। तभी एडीसी पास आया। कोर कमांडर मैम, आपको इलाज करवाना होगा। आपके हाथ बुरी तरह जल गए हैं। कोई बात नहीं, इसे एक मेडल समझ लूंगी। आन्या ने बात टाल दी, लेकिन ईडीसी का चेहरा उदास था। और हेडक्वार्टर से कुछ मेहमान आए हैं। मेहमान? सेना मुख्यालय से फिर कोई जांच टीम आई है क्या? नहीं मैम, आम नागरिक हैं, लेकिन उनका रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा। आन्या मेडिकल टेंट की तरफ गई।
वहां एक सुथरे सूट में एक अधे उम्र का व्यक्ति इंतजार कर रहा था। उसने आन्या को देखकर सम्मान से सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखें सांप की तरह ठंडी थीं। लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं सिंघानिया एंड एसोसिएट्स लॉ फर्म से वकील ओजस तिवारी हूं। सिंघानिया एंड एसोसिएट्स देश की सबसे शक्तिशाली लॉ फर्म। वे एक फ्रंटलाइन मिलिट्री बेस पर क्या कर रहे थे? क्या काम है? वकील ने एक आयल आगे बाई। हम पूर्व रेजिमेंट कमांडर अजय वर्मा और मिस्टर गुप्ता का केस लब रहे हैं, और यह आयल लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर के इला एक मुद्दमे की है। मुद्दमा? जी, पद का दुरुपयोग, मारपीट और आपके पैरा एसएफ के दिनों के एक पुराने ऑपरेशन के दौरान हुए एक नागरिक के नुकसान के लिए हरहाने का दावा। आन्या की आंखें कांप गईं। पैरा एसएफ के दिनों के ऑपरेशन सब टॉप सीक्रेट थे, तो एक आम नागरिक को उसके बारे में कैसे पता चला और उसने मुद्दमा कैसे पता चला कर दिया? आपको याद होगा 10 साल पहले कश्मीर में एक ऑपरेशन। उस वक्त आपके एक लत हैसले की वजह से एक बंधक की मौत हो गई थी। उस बंधक का परिवार हमारा क्लाइंट है। यह आन्या के दिल में दद्दन सबसे दर्दनाक में था। उनके शानदार औजी करियर का इकलौता दाह नहीं बल्कि एक ऊनी त्रासदी। उन्होंने आन्या को हराने के लिए उनके सबसे दर्दनाक अतीत को खोदकर हथियार बना लिया था। बहुत घटिया। मेरे जवानों को परेशान करना काम नहीं आया, तो अब पुराने मामलों को खोद रहे हो। कानून भावनाओं को नहीं देखता। मैम, आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। इस बार जनता भी आपको नहीं बचा पाएगी। वकील एक कड़वी मुस्कान छोड़कर टेंट से बाहर चला गया। आन्या ने कांपते हुए हाथों से गाइल पकी। आग की लपटों में भी उन्हें डर नहीं लगा था, लेकिन अतीत का भूत इंदा होते ही उनकी रीह में एक ठंडी लहर दौड़ गई। लेकिन वह अकेली नहीं थी। टेंट के बाहर से जवानों के हंसने की आवाज आ रही थी। वे लोग जिन्हें उन्होंने बचाया था और जो अब उनकी रक्षा करेंगे। आन्या ने आयल को मेज पर फेंक दिया। ठीक है, देखते हैं। हो सकता है अतीत में मैंने गलती की हो, लेकिन आज की आन्या हारेगी नहीं। उनकी आंखों में फिर से लड़ने का जज्बा जल उठा। इस बार की लड़ाई अदालत में थी, और वह जगह भी उनके लिए एक और जंग का मैदान थी। मिलिट्री कोर्ट का माहौल भारी था। दर्शकों की दीर्घा पत्रकारों और उत्सुक लोगों से भरी हुई थी। यह लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर पर पद के दुरुपयोग और पुराने ऑपरेशन में लापरवाही से हुई मौत के आरोप में पहली सुनवाई थी। कटघरे में बैठी आन्या ने अपनी वर्दी पहनी हुई थी। उनके सीने पर लगे अनगिनत मेडल और बैज कोट की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन लोगों की नजरें उनके शानदार करियर पर नहीं, बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर बैठे सिंघानिया एंड एसोसिएट्स के वकील ओजस तिवारी पर थीं। ओजस तिवारी बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने एक प्रोजेक्टर चालू किया और एक धुंधली तस्वीर दिखाई। यह 10 साल पहले कश्मीर में एक जलते हुए घर की तस्वीर थी। जज साहब, 10 साल पहले अभियुक्त ने पैरा एसएफ टीम लीडर के तौर पर एक ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। उस बंधक बचाव अभियान के दौरान उन्होंने बर्दस्ती अंदर घुसने का हुक्म दिया, जिससे एक बंधक की मौत हो गई। अभियुक्त ने इसे ऑपरेशन के दौरान हुई एक अपरिहार्य क्षति के रूप में पेश किया, लेकिन यह साफ तौर पर कमांड की लापरवाही और हत्या का मामला था। दर्शकों में फुसफुसाहट होने लगी। पत्रकार तेजी से अपने लैपटॉप पर टाइप करने लगे, और आज अभियुक्त अपनी इस हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाई हैं, और उन्होंने बेसूर व्यापारियों और अपने जूनियर असरों को बंदी बनाया और पीटा। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? अभियुक्त कोई हीरो नहीं है। वह अपने रैंक के पीछे छिपी एक बेलगाम तानाशाह है। ओजस तिवारी की दलीलें बहुत चालाकी भरी थीं। उसने अजय वर्मा और मिस्टर गुप्ता के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ आन्या की तात और सत्य रवैये को उजागर किया। जनता पहले ही आन्या के इला हो चुकी थी। जज ने आन्या की तरफ देखा। अभियुक्त, आपको कुछ कहना है? आन्या धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, वह शांत थीं। वकील साहब की बात सही है। 10 साल पहले मैं और मेरी टीम उस बंधक को पूरी तरह से नहीं बचा पाए थे। यह बात मेरी जिंदगी भर का बोझ और अफसोस है। तो आप मानती हैं? ओजस तिवारी ने अक्कर पूछा, लेकिन आन्या की आवाज में तात आ गई। मैं यह आरोप नहीं मान सकती कि उस मौत की वजह मेरा बर्दस्ती अंदर घुसने का फैसला था, और मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है
कि पीयत के परिवार ने मुझ पर मुद्मा किया है। यह रहा मुद्दे का काग। क्या आपको इस पर पीयत के परिवार के दस्तखत नहीं दिख रहे? ओजस तिवारी ने काग हिलाकर दिखाया। तभी आन्या ने दर्शकों की दीर्घा में सबसे पीछे की तरफ इशारा किया। तो फिर क्यों न असली परिवार वालों से ही पूछ लिया जाए। सभी की नरें पीछे की तरफ गईं। वहां एक व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग महिला और उन्हें सहारा देती हुई एक आधे उम्र की महिला बैठी थीं। वे 10 साल पहले मारे गए बंधक की मां और बहन थीं। ओजस तिवारी का चेहरा सख्त हो गया। उसने तो परिवार वालों से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। उसने पैसे देकर और आन्या को उनसे मिलने से रोककर सब कुछ तय कर लिया था। तो वे यहां कैसे पहुंचे? आन्या ने पिछली रात अपने पुराने पैरासैफ के साथियों की मदद से परिवार वालों को ढूंढ निकाला था और उनके सामने घुटने टेककर माही मांगते हुए उस दिन की सच्चाई बताई थी। जज ने परिवार वालों को गवाह के कटघरे में बुलाया। बुजुर्ग महिला ने कांपते हुए हाथों से माइक पका। उनकी आंखें ओजस तिवारी की तरह गुस्से से जल रही थीं। जज साहब, इस वकील ने हमसे आकर कहा था कि आन्या सिंह राठौर मेरे बेटे की आतिल है। उसने कहा था कि अगर हम इस काग पर दस्तखत कर दें तो वह हमें इंसाफ दिलाएगा और हर्राना भी दिलवाएगा। हमने तो यही सच माना था। लेकिन बुजुर्ग महिला ने अपनी शॉल के अंदर से एक पुराना तख्त निकाला। वह घून और कालिक से सना हुआ था। कल जनरल आन्या यह लेकर आई थीं। उन्होंने बताया कि यह मेरे बेटे का आखिरी तख्त, जो उसने मरने से ठीक पहले लिखा था, और उन्होंने हमें यह भी दिखाया। बुजुर्ग महिला ने अपनी उंगली से आन्या की तरफ इशारा किया। आन्या ने बिना कुछ कहे अपनी वर्दी के ऊपरी बटन खोले और अपनी शर्ट का कॉलर हटाकर अपने बाएं कॉलर बोन के नीचे का हिस्सा दिखाया। वहां एक बहुत गहरा और भयानक घाव का निशान था, गोली का निशान। अदालत में खामोशी छा गई। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे की तरफ आ रही गोली को रोकने के लिए जनरल आन्या ने गुद को आगे कर दिया था। इसकी वजह से मेरे बेटे को अपना आगिरीत लिखने का समय मिल गया और जनरल आन्या उस घाव की वजह से बेहोश हो गईं और मेरे बेटे को आगिर तक नहीं बचा पाईं। वह 10 साल से एक अपराधी की तरह जी रही थीं। बुजुर्ग महिला की आवाज रोने में बदल गई। मेरे बेटे की मौत का सौदा करने वाले तो ये लोग हैं। जनरल आन्या तो हमारी जान बचाने वाली हैं। बुजुर्ग महिला ने अपनी छई उठाकर ओजस तिवारी की तरफ घुमाई। अदालत में हंगामा मच गया। ओजस तिवारी घबराकर अपनी गायलें समेटकर भागने की कोशिश करने लगा। रुको! आन्या कटघरे को फांदकर ओजस तिवारी के सामने आ गईं। कोर्ट के सुरक्षाकर्मी हैरान होकर दौड़े आए, लेकिन उनके रौब के आगे रुक गए। कानून का इस्तेमाल करके सच को छिपाते हो और एक परिवार के दर्द का फायदा उठाकर पैसा कमाते हो। तुम लोग तो सैनिकों से भी ज्यादा सजे हुए हो। मैं एक वकील हूं। यह अदालत की अवमानना है। अदालत की अवमानना। इस पवित्र अदालत में झूठी गवाही देने और धोखाधड़ी करने वाले तुम हो। ओजस तिवारी, मैं तुम्हें झूठी गवाही देने और हर्री दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार करने की सिफारिश करती हूं। दर्शकों में बैठे मिलिट्री पुलिस के जांच अधिकारी जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे, उठ खड़े हुए। आन्या ने सुनवाई से पहले ही सारे सबूत इकट्ठा करके मिलिट्री पुलिस के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। हथकड़ियां ओजस तिवारी की कलाई पर लग गईं। उसे ले जाते समय भी वह चिल्ला रहा था, यह एक साजिश है। देखना, सिंघानिया एंड एसोसिएट्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसकी चीखें बेकार थीं। सच के सामने झूठ हार गया था। जज ने कुछ देर के लिए सुनवाई रोकी और फिर तुरंत फैसला सुनाया। अभियुक्त आन्या सिंह राठौर के इलाम सभी आरोप खारिज किए जाते हैं। साथ ही झूठा मुकदमा दायर करने वाले वकील और उसके पीछे के लोगों के इला सख्त जांच का आदेश दिया जाता है। ठक 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 हथौड़े की आवाज गूंजी। दर्शकों में तालियां बज उठीं। आन्या परिवार वालों के पास गईं और एक बार फिर से सिर झुकाया। मां कीजिएगा, मुझे 10 साल लग गए। बुजुर्ग महिला ने अपने खुरदुरे हाथों से आन्या के घाव के निशान को वर्दी के ऊपर से सहलाया। नहीं बेटा, इंदा रहने के लिए शुक्रिया। मेरा बेटा भी आसमान से तुम्हें धन्यवाद दे रहा होगा। अब यह बोझ उतार दो। अदालत से बाहर निकलती आन्या के दम पहले से कहीं ज्यादा हल्के थे, जैसे 10 साल का बोझ उतर गया हो। अदालत के बाहर बहुत सारे पत्रकार इंतजार कर रहे थे। जनरल मैम, कुछ कहिए। आपको क्या लगता है इस साजिश के पीछे कौन है? आन्या माइक के सामने खड़ी हुई और कैमरे में देखते हुए सा सा कहा, पीछे कोई भी हो, धर नहीं पता। जीत हमेशा सच की होती है और जो भी मेरे जवानों को छुएगा
चाहे वह कोई भी हो। मैं उसका आयर तक पीछा करके उसे सजा दूंगी। एक सैनिक का हर अपने देश और अपने जवानों की रक्षा करना है। मैं अपनी जगह पर वापस जा रही हूं। वह तैयार की गई गाही में नहीं बैठी। इसके बजाय वह दूर से उनका इंतजार कर रही एक पुरानी जीप की तरफ चली। उस जीप के सामने कैप्टन शर्मा और वर्दी पहने हुए जवान लाइन में खड़े थे। जय हिंद कोर कमांडर मैम, हम आपको लेने आए हैं। जवानों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वे अपने कमांडर के बेदा होकर लौटने पर भावुक थे। चलो घर चलते हैं। आन्या जवानों के खोले हुए दरवाजे से गाही में बैठ गईं। गाही पिथौरागढ़ की तरफ दौड़ने लगी। ढलते हुए सूरज की लाल रोशनी में एक महान योद्धा की वापसी का ऐलान करते हुए इंजन की आवाज और शोर से गूंजी। लेकिन अभी भी कुछ मामले सुलझने बाकी थे। कानूनी लई तो तम हो गई थी, लेकिन यूनिट में अजय वर्मा और मिस्टर गुप्ता के बचे हुए साथियों और बिगड़े हुए अनुशासन को सुधारने का काम बाकी था। आन्या ने गाही की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। अब असली साई शुरू होगी। उनकी आंखें अदालत में घुसते समय से भी यादा ते चमक रही थीं। कोर हेडक्वार्टर लौटते समय आन्या ने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। मेन गेट से लेकर परेड ग्राउंड तक हजारों मोमबत्तियों की रोशनी ने रास्ता रोशन कर रखा था। यह सब क्या है? ड्राइवर ने सिसकते हुए जवाब दिया, जवान हैं मैम। वे कह रहे थे कि जब तक आप नहीं आ जाती वे इंतजार करेंगे। उन्होंने शाम की गिनती भी टाल दी है। जैसे ही गाही ने मेन गेट पार किया, जयकारों की आवाज गूंज उठी। कोर कमांडर मैम, आपका स्वागत है। हम आपसे प्यार करते हैं। हारों जवान हाथों में मोमबत्तियां लिए दोनों तरफ खड़े थे। यह किसी ने करने को नहीं कहा था। वे अपनी मां, अपनी लीडर का स्वागत करने के लिए आए थे। आन्या की आंखें नम हो गईं। यह वे आंसू थे जो उन्होंने पैरा एसएफ के दिनों में अनगिनत तरों का सामना करते हुए भी नहीं बहाए थे। आन्या गाजी से उतरी। उन्होंने रेड कारपेट के बजाय धूल भरी मीन पर चलना चुना। वह एक एक जवान का चेहरा अपनी आंखों में बसाते हुए आगे बढ़ी। परेड ग्राउंड के बीच में बने मंच पर अजय वर्मा और मिस्टर गुप्ता के इला लिए गए ऐसले का नोटिस लगा हुआ था। अनुशासन समिति का ऐसला, कर्नल अजय वर्मा बरास्त 15 साल की ऐद, नागरिक मिस्टर गुप्ता 10 साल की ऐद और पूरी संपत्ति जब्त। न्याय हो चुका था। बुरे लोगों का पतन हुआ था और अच्छे जवानों की जीत हुई थी। आन्या मंच पर छी। माइक की जरूरत नहीं थी। शांत रात में जहां जवानों की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, उन्होंने बोलना शुरू किया। आज मुझे अदालत ने बेसूर करार दिया, लेकिन मैं सच में बेसूर हूं या नहीं, यह मैं तुमसे पूछना चाहती हूं। उन्होंने कुछ पल के लिए रुककर कहा, मैंने तुम्हें भूखा रखा, ठंड में रखा और बीमार होने दिया। एक कमांडर के तौर पर अपने जवानों की रक्षा न कर पाने का यह गुनाह मैं धो नहीं सकती। इसलिए आज से मैं खुद को एक सजा दूंगी। जवानों में फुसफुसाहट होने लगी। क्या वह इस्तीफा दे रही हैं? एक बेचैनी का माहौल छा गया। मैं अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक अफसरों के क्वार्टर में नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ बैरकों में रहूंगी और खाऊंगी। अगर तुम्हें ठंड लगेगी तो मुझे भी लगेगी। अगर तुम भूखे रहोगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। यही मेरी साह है और यही मेरा तुमसे वादा है। वाह! राहत और उसी का जय घोष गूंज उठा। यही तो आन्या सिंह राठौर थीं। यह सज्जा भी उन्हीं की तरह अनोखी थी। तभी भी में से कोई आगे आया। यह वही जवान था जिसे आन्या ने जंगल की आग से बचाया था, और वह सिपाही था जिसने ऊड पॉइंटिंग के बाद मैगी खाई थी। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। कोर कमांडर मैम, हमने पैसे मिलाकर आपके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। जवान ने कांपते हुए हाथों से डिब्बा आगे बढ़ाया। यह कोई महंगी चीज या शानदार शील्ड नहीं थी। डिब्बे के अंदर हाथ से बने हुए जूतों के 2 मोटे सोल थे। यह जवानों ने बचे हुए कपे के टुकड़ों और सिलिकॉन से भी मुश्किल से बनाया था। मार्च करते समय आपके पैरों में दर्द न हो, इसलिए आन्या ने उन सोल को हाथ में लिया और कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाई। यह किसी भी मेडल से ज्यादा भारी और कीमती तोहफा था। उन्होंने उन सोल को अपने सीने से लगा लिया। शुक्रिया, यह मेरी जिंदगी के सबसे आरामदायक जूते होंगे। उस रात यूनिट में एक शानदार पार्टी हुई। यह गबन किए गए बजट को वापस लेकर आयोजित की गई थी। कबाब की खुशबू फैली हुई थी और हंसी की आवाज़ें रात के आसमान में गूंज रही थीं। आन्या अफसरों के मेज के बजाय जवानों के बीच बैठकर कबाब बना रही थीं। मैम, आपने कबाब जला दिया। अरे, यह जला हुआ हिस्सा सेहत के लिए अच्छा होता है। कार्बन पाचन में मदद करता है।
झूठ मत बोलिए मैम, पिछली बार मार्च में आपने कहा था कि आप थकी नहीं हैं, लेकिन हमने देखा था कि आपके पैर कांप रहे थे। जवान अब उनसे महा करने लगे थे। वह उनके इतने करीब आ गई थीं। उन्होंने अपने काम से यह दिखा दिया था कि रैंक का मतलब अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ होता है। समय बीता, मौसम बदला। पिथौरागढ़ की पहाड़ियों में भी बहार आ गई। बुरांश के फूल खिले और जमी हुई नदियों का पानी पिघलकर बहने लगा। लेफ्टिनेंट जनरल आन्या सिंह राठौर यूनिट के पीछे की पहाड़ी की चोटी पर खगी थीं। उनके साथ नए नियुक्त हुए बटालियन और रेजिमेंट कमांडर भी थे। वे पुराने भ्रष्टाचार को तम करके आन्या के नेतृत्व के सिद्धांतों पर चलने वाले आबिल अस्सर थे। दिख रहा है? आन्या ने पहाड़ के नीचे फैले यूनिट के नहारे की तरफ इशारा किया। परेड ग्राउंड में जवान फुटबॉल खेल रहे थे और वर्कशॉप में टैंकों के इंजन और शोर से चल रहे थे। यह एक इंदादिल, जोश से भरी हुई सेना का नहारा था। जी मैम, दिख रहा है बहुत कुछ बदल गया है। नहीं, कुछ नहीं बदला है। इसे हमेशा ऐसा ही होना चाहिए था। हमने सिर्फ उस बांध को तोड़ा है जो हमने बना रखा था, और अब पानी अपने आप बह रहा है। आन्या ने एक गहरी सांस ली। ताजी हवा उनके फेफों में भर गई। एक सैनिक युद्ध के लिए होता है, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि युद्ध न हो। लेकिन अगर दुश्मन ने हमला किया तो हमारे ये जवान अकेले ही 100 के बराबर लेंगे। जानते हो क्यों? जूनियर अफसरों ने आन्या की तरफ देखा। क्योंकि अब उनके पास रक्षा करने के लिए कुछ है। यह सिर्फ एक बर्दस्ती की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी प्यारी जगह है जहां उनके साथी और उनका परिवार है। यह विश्वास ही असली लड़ने की ताकत है। आन्या ने अपनी बैरेट ठीक की। यह पैरा एसएफ के दिनों से उनके साथ थी। अब उस पर चमकते 3 सितारे उन्हें शर्मिंदा नहीं कर रहे थे। चलो, लकों के फुटबॉल मैच में रेगरी बनने का वादा किया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मैंने बेईमानी की तो मुझे लॉकअप में डाल देंगे। आन्या और से हंसते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगीं। उनकी पीठ एक विशाल जनरल की नहीं, बल्कि एक बही बहन जैसी लग रही थी। पहाड़ के नीचे से जवानों के जयकारे की आवाज आई। कोर कमांडर मैम, जल्दी आइए, मैच शुरू होने वाला है। आन्या सिंह राठौर ने दौड़ना शुरू कर दिया। धूल उभी, लेकिन अब वह तकलीदेह नहीं थी। जिस मीन पर वह दौड़ रही थीं, वह मजबूत थी, और उनके साथ दौड़ रहे जवानों के दमों की आवाज ताकतवर थी। पिथौरागढ़ की पहाड़ियों में एक सच्ची सैनिक खड़ी थी। सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, वे जवानों के पसीने की बूंदों में, और उनके साथ सांस लेती हुई आन्या सिंह राठौर के दिल में सबसे ज्यादा चमक रहे थे।